20 करोड़ इंडियंस सफ़र फ्रॉम माइग्रेन। हर 6 में से एक आदमी को माइग्रेन है। तो माइग्रेन बेसिकली सिर्फ सर दर्द नहीं होता है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इतना कॉम्प्लिकेट मत करो अपने माइग्रेन को कि आपको किडनी डिसीज़ हो जाए या आपकी लाइफ सफ़र होने लगे। तो ट्यूमर अगर दिमाग में होता है तो उसके मल्टीपल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। वी हैड अ पेशेंट हु वाज अ पॉलिटिशियन एंड ही वाज कॉट वाचिंग पॉर्न वीडियोस इन अ पब्लिक मीटिंग। So his watching porn in a public meeting can be attributed to a structural damage he had in the brain. पर एक हिस्सा है दिमाग का जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हम एमआरआई नहीं करा सकते, वो है हमारा मन। दीपेंद्र गोयल ही वॉज वेयरिंग समथिंग, वो डिवाइस कुछ लॉन्जिविटी से रिलेटेड है, कुछ हो रहा है ग्राउंड पे सब्सटेंशियल या जस्ट सुपरफिशियल या लॉन्जिविटी इज एक्चुअल साइंस, लेकिन व्हाट वी आर सीइंग हियर इज मॉकरी ऑफ साइंस। हर एक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल डिटरमाइंड होती है। कौन तय कर रहा है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। आज के एपिसोड के गेस्ट हैं डॉक्टर राहुल चावला। एम्स टॉपर रहे हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिवली हेल्थ के टॉपिक्स पे एजुकेट करते हैं। इस एपिसोड में हम सरफेस लेवल पे ज्ञान नहीं देंगे, हम डिटेल में समझेंगे माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, ब्रेन स्ट्रोक क्या है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये डिसऑर्डर क्यों डेवलप होते हैं और क्या हम इनसे बच सकते हैं। वैक्सीन्स को लेके जो डर और कन्फ्यूज़न है, कितना सच कितना मिथ, और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ ज़्यादा लेने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब काम की बातें हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना। लेट्स गो। डॉक्टर राहुल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो बिफोर वी स्टार्ट नोइंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, सबसे पहले आप ये बताओ कि लाइक व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड और क्या पढ़ाई की आपने और किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हो अपने क्लिनिक में और अपनी प्रैक्टिस में। सो आई एम डॉक्टर राहुल चावला, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो मैंने अपनी सबसे पहले एमबीबीएस की पढ़ाई की सफदरजंग से एंड देन आई डिड माय एमडी इन मेडिसिन। एमडी मेडिसिन के बाद हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सो आई चूज न्यूरोलॉजी और मैंने अपनी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग की है एम्स न्यू दिल्ली में। सो दैट इज़ डीएम न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग। एंड उसके बाद आई बिकेम अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट in ISIC hospital that is in Vasant Kunj. Okay, so MBBS, then MD, and then DM in न्यूरोलॉजी। टोटल कितने सालों की पढ़ाई है ये? देखिए, डॉक्टर का 14 साल का वनवास होता है। ओके। तो वो समझ लो 14-15 साल हर डॉक्टर को इस एजुकेशन में बिताने पड़ते हैं। तो 5.5 साल का एमबीबीएस हो गया, 3 साल का स्पेशलाइजेशन, 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद भी 1-2 साल की फेलोशिप या फिर एडवांस ट्रेनिंग। तो ये सब मिला के 14 से 15 साल तो हो ही जाते हैं। सो डॉक्टर, न्यूरोलॉजी और एक है साइकाइट्री, राइट? तो मतलब आम इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि दोनों ही ब्रेन के ही डॉक्टर हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो न्यूरोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स। ओके। ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, होल नर्वस सिस्टम। तो हमारे शरीर में दिमाग होता है, दिमाग में मल्टीपल लोब्स होते हैं। तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जिसको हम कहते हैं। फिर एक ब्रेन स्टेम होता है, सेरिबेलम होता है, ये हमारा पूरा दिमाग का हिस्सा है। इसी दिमाग के अंदर मल्टीपल कुछ और नेटवर्क्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स। ठीक है। अब इस ब्रेन जो ब्रेन होता है हमारा, वो ब्रेन कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ओके। स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है। और बैक में जो वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं। या ओके, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में हर एक लेवल पर मल्टीपल नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व्स जाती हैं हमारी लिम्स में, हमारे ट्रंक में। तो हाथ पैरों का जो मोटर मूवमेंट होता है उसकी सप्लाई नर्व्स के थ्रू जाती है। ठीक है। फिर ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स मसल को सप्लाई करती हैं। ओके। ठीक है। एंड जो नर्व का टर्मिनल पॉइंट होता है एंड जो मसल का जो मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है और इसी नर्वस सिस्टम की हम पढ़ाई करते हैं और वो सभी डिसऑर्डर्स जो कि इससे जुड़े होते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई पेशेंट मेरे पास आता है रिस्ट ड्रॉप के साथ, यानी कि पेशेंट की कलाई इस तरीके से ड्रॉप हो गई है। ओके। यानी कि रिस्ट एक्सटेंड नहीं हो पा रही है। ड्रॉप हो गई मतलब वो ऐसे ही रह रही है, नीचे ही रह रही है। ओके। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है। ओके। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम रिस्ट को एक्सटेंड कैसे करते हैं। हमारे दिमाग में एक एरिया है मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है। सबसे पहले वहाँ से सिग्नल जाएगा कि रिस्ट को एक्सटेंड कर।
और वहाँ पे सिग्नल कैसे जाएगा कि उसको सिग्नल भेजना है? वहाँ से स्टार्टिंग होती है सिग्नल की कि हमको इसको एक्सटेंड करना है। ओके, सो व्हेन आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू लिफ्ट माय रिस्ट, सो थिंकिंग पार्ट वहाँ पे हो रहा है, आप ही बोल रहे वॉलंटरी मोटर कंट्रोल के लिए मुझको ये डिसाइड करना है कि अगर मुझको रिस्ट को एक्सटेंड करना है हो। तो सबसे पहले जो मेरा मोटर कॉर्टेक्स है हुँ, वहाँ से सिग्नल जाएगा। ओके। कुछ वाइट मैटर फाइबर्स होते हैं वो सिग्नल को लेकर ब्रेन के मल्टीपल एरियाज के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ब्रेन के मल्टीपल एरियाज वहाँ पर उस सिग्नल को मॉड्यूलेट भी करते हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग भी करते हैं उसकी। उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है। ओके। स्पाइनल कॉर्ड से इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स में जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और फिर मसल और फिर आई एम एबल टू एक्सटेंड माई रिस्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर मसल जो है वो एक्टिवेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक मसल रिलैक्स करेगी जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट हो पाएगा। तो सिग्नल जो यहाँ से चला था और यहाँ यहाँ तक पे पहुँचा गया, इट हैज़ ट्रैवल्ड लॉट, लॉट, बट मेरे ख्याल से ये कितने नैनो सेकंड, सेकेंड्स के अंदर। नैनो सेकंड। ठीक है, ओके। अब अगर मान लीजिए पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, अचानक से लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया या दिमाग में कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो जो मोटर एरिया है वो इफेक्टेड होगा, तो हो सकता है कि रिस्ट ड्रॉप हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो वाइट मैटर फाइबर्स आ रहे थे, जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं, वहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया, कोई लीजन आ गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, कोई भी किसी भी तरह की कोई ट्यूमर की गांठ, कोई एनसीसी, ट्यूबरकुलोमा कुछ भी हो जाए, तो हो सकता है रिस्ट ड्रॉप हो जाए। जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि चोट लग जाए, स्पाइनल इंजरी हो जाए या फिर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कोई किसी तरह का कोई लीजन डेवलप हो जाए, तो हो सकता है कि रिस्ट ड्रॉप हो जाए। या फिर जो नर्व्स, इंडिविजुअल नर्व्स आ रही हैं, वो नर्व फाइबर में डैमेज हो जाए, चोट की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ न्यूरोपैथीज हो सकती हैं जैसे जीबीएस है, तो उस वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो जाए, जैसे माइसीनिया ग्रेविस इज अ प्रॉब्लम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वीकनेस आ सकती है, उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। जो मसल है उसमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। कितने रीज़न है? मल्टीपल रीजन है। दिस इज एन ओवर्ट सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने अभी समझाया है। बट आपके काम में ये सारे रीज़न्स आते हैं? ये सारे रीजंस आ सकते हैं, सारी बीमारियां आ सकती हैं, और ये तो सिर्फ कुछ ही बीमारियां हैं, इसके भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं, एंड ये बीमारियां भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट द ब्रेन, इट्स जस्ट दैट इट्स अबाउट न्यूरॉन्स, और जो कि हर न्यूरॉन फिर जाके ब्रेन में कुछ ना कुछ कर रहा है। सो सो एवरीथिंग इज़ अंडर यू। या सो नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स दिमाग में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, एंड उनका एक्सटेंशन जो होता है ना, वो आगे कंटिन्यू होता है नर्व फाइबर्स के फॉर्म में। ठीक है, और मसल को सप्लाई करता है। तो ये सारा का सारा डोमेन जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से हम अपने सारे काम कर पाते हैं, चाहे वो मोटर कंट्रोल हो या फिर सेंसरी कंट्रोल हो, ऑटोनॉमिक कंट्रोल हो, ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, जिसको हम लोग देखते हैं, ट्रीट करते हैं। जो न्यूरोलॉजी के अंडर। दैट इज न्यूरोलॉजी। पर एक हिस्सा है दिमाग का जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हम एमआरआई नहीं करा सकते, जो कि किसी न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में नहीं आता है, वो है हमारा मन, हमारा माइंड। तो जो मन और माइंड के डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं साइकेट्रिस्ट। तो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो कि मल्टीपल न्यूरोनल नेटवर्क से मिलकर बना है। उसमें से एक खास हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अगर उसकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम एज अ न्यूरोलॉजिस्ट उसको देखते हैं। पर अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, अंदरूनी न्यूरोकेमिकल लेवल पे कुछ इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से हमारा मन प्रभावित हुआ है, उसकी वजह से बिहेवियर कुछ चेंजेस हुए हैं। बिहेवियर चेंजेस हुए हैं, तो वो साइकेट्री डोमेन के अंदर आते हैं। तो मन इज मोर लाइक एन इनविजिबल एंटिटी। हम उसको किसी स्कैन की हेल्प से नहीं समझ सकते, कोई टेस्ट करा के नहीं देख सकते। अगर टेस्ट कराने पर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो दैट बिकम्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वी हैड अ पेशेंट हु वाज अ पॉलिटिशियन एंड ही वाज कॉट वाचिंग पॉर्न वीडियोस इन अ Okay. पब्लिक मीटिंग, वाओ। एंड फिर बहुत मीडिया में रिपोर्टिंग हुई इस मैटर को लेकर। एंड जो पेशेंट की कुछ फीमेल सेक्रेटरीज थी, उन्होंने भी बताया कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा बदल गया है। बदल गया है। नाउ ही वाज वेरी डिसेंट पर्सन, वेरी रिनाउंड फिगर इन हिज कम्युनिटी। तो जब इस तरह के इंसिडेंसेस होने लगे, कुछ लोगों को गाली दे दी,
किसी से रूडली बिहेव किया। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे एक पब्लिक फिगर के साथ। तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद फैमिली मेंबर्स पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। उनको लगा कि ये मन के जो बदलाव हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। तो साइकियाट्रिस्ट ने एग्जामिनेशन के बाद कुछ नोटिस किया और उन्होंने पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। तो हमने पेशेंट देखा एंड एग्जामिनेशन पर हमें कुछ साइंस मिले जिससे हमें शक हुआ कि कहीं ब्रेन में कुछ डैमेज तो नहीं है। हमने सीटी स्कैन कराया और पेशेंट को फ्रंटल लोब में एक बड़ा सा ट्यूमर दिखाई दिया। वाह! तो ट्यूमर या कोई भी स्ट्रक्चरल लीजन अगर दिमाग में होता है तो उसके मल्टीपल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। हुँ, हेडेक हो सकता है, पेशेंट को दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर हिस्सा इन्वॉल्व है दिमाग का, वो दिमाग का हिस्सा जो काम करता है वो काम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको रिस्ट ड्रॉप के एग्जाम्पल में समझाया था कि पेशेंट का अगर रिस्ट ड्रॉप हो गया तो वो मोटर एरिया में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो जो फ्रंटल लोब है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे जजमेंट को प्रभावित करता है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो पेशेंट इम्पल्सिव बन जाएगा। कुछ भी करने से पहले ठीक से सोचेगा नहीं। उसका जो एग्जीक्यूशन है, प्लानिंग है, जजमेंट है, वो सब इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो यही सारे सिम्टम उस पेशेंट को हो रहे थे। बट दैट वाज नॉट बिकॉज कि उसके मन में प्रॉब्लम थी, बट दैट वाज बिकॉज फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम थी। तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। So his watching porn in a public meeting can be attributed to a structural damage he had in the brain. Wow, crazy. Awesome. Very, very interesting. तो डॉक्टर ये टेक्निकल जाने से पहले थोड़ा-सा आम कुछ चीज़ें आपसे समझ लेते हैं जो कि ज़्यादातर जनता को परेशान कर रही हैं। माइग्रेन. So I was reading somewhere the data says 20 crore Indians suffer from migraine, mostly women. Educate us what is it और मतलब क्यों होता है और ये क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है अपने ब्रेन में, सर में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो माइग्रेन बेसिकली सिर्फ सर दर्द नहीं होता है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इट्स वेरी कॉमन। हर 6 में से 1 आदमी को माइग्रेन है। हुँ, और बहुत कॉमनली माइग्रेन एपिसोडिक फॉर्म में रहता है। हो सकता है महीनों में पेशेंट को हो, कभी-कभी सालों में हो, बट धीरे-धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है हुँ, एंड उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की इम्पैक्ट हो रही होती है माइग्रेन की वजह से, वो भी बढ़ती जाती है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है बीमारी का वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। ओके, तो जो माइग्रेन होता है एक्चुअल में इट्स बिकॉज़ ऑफ हमारे अंदर एक ट्राइजेमिनो वैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके अराउंड कुछ ब्लड वेसल्स हैं, उनका हाइपर एक्साइटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं सीजीआरपी या कुछ और केमिकल्स जो कि उस पेन पाथवे को एनहांस कर देते हैं एंड पेन प्रोड्यूस होने लगता है। और इसके साथ सिर्फ हेडेक ही नहीं होता, और भी कुछ बदलाव होते हैं दिमाग में जिसकी वजह से दर्द जैसे? के साथ ऑरा सिम्टम्स आते हैं। कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट आना, कुछ आँखों के आगे कुछ ज़िगज़ैग फिगर्स, कुछ पैटर्न्स उभर कर आना। इसके अलावा पेशेंट को फोटोफोबिया हो जाता है, यानी कि लाइट बर्दाश्त नहीं होती। फोनोफोबिया हो जाता है, आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। हुँ, इसके अलावा कभी-कभी माइग्रेन कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट को हो सकता है कि स्ट्रोक हो जाए या फिर अटैक्सिया यानी कि गेट इम्बैलेंस हो जाए। तो ये माइग्रेन के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हो सकता है। हुँ, इसके अलावा माइग्रेन के इफ़ेक्ट सिर्फ ब्रेन तक ही सीमित नहीं है। हुँ, बहुत बार पेशेंट का की जो गट मोटिलिटी होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है। तो इसकी वजह से माइग्रेन के पेशेंट्स में नौसिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। तो माइग्रेन की वजह से मल्टीपल चेंजेस हो सकते हैं दिमाग के अंदर भी, गट के अंदर भी एंड इन सबको मिला के एक कॉम्प्लिकेटेड हेडेक होता है। हुँ। तो जैसे अ, एज़ मच एज़ आई नो दर्द तो है, हेडेक तो है वो। सो if we compare the intensity of pain from a normal headache to somebody in migraine कितना फ़र्क है उसमें मैग्नीट्यूड में? जैसे हेडेक की इंटेंसिटी हम मानते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल होता है, वास्को स्कोर हम बोलते हैं। हुँ, तो हम पेशेंट से सब्जेक्टिवली पूछते हैं कि अगर मान लीजिए 0 से लेके 10 तक हुँ, पेन का एक पैरामीटर है। 10 का मतलब इतना तेज़ दर्द कि समझ लो कि मौत आने को है। हुँ, तो पेशेंट के हिसाब से उसको कितना तेज़ दर्द हो रहा है। हुँ। तो विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर यूजुअली एस पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि उनको समवेयर बिटवीन 6 टू 9 इतनी स्केल तक पेन बहुत कॉमनली होता है नॉर्मल हेडेक में? माइग्रेन माइग्रेन, हेडेक में। ओके। 6 टू सो 9 तो 10 तो आप बोल रहे हो इज़ 10 अनबेरेबल। मीन्स कंप्लीटली अनबेरेबल। तो 10 मान लीजिए कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जिसमें कि सडन
सीवियर हेडेक होता है, so that becomes 10. Hmm. So some patient may even have a vast score of 10 in severe migraine episodes also. Okay. But having a score of 6 to 9 is fairly common in severe migraine headaches. Hmm. So that is one thing. दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे पूछी कि क्या फीमेल प्रोपोंडरेंस है या फिर फीमेल्स में हाँ, माइग्रेन क्यों because होता है? I think mostly it's in females. फीमेल्स में माइग्रेन का मिलना है समथिंग टू डू विद हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. हम्म तो ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट होता है अचानक से जब वो क्रैश करता है तो माइग्रेन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ सकती है. तो बहुत से पेशेंट्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे माइग्रेन होने लगता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कुछ पेशेंट्स में सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे माइग्रेन होता है या ओवरऑल भी फीमेल luteal पेशेंट्स phase में. में where estrogen is going down. या तो उस वक्त पे माइग्रेन तो होता ही है. उसके अलावा भी फीमेल पेशेंट्स में माइग्रेन होने की टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं. Okay, just because मतलब any other reason या only the fact that they have estrogen and progesterone. Just on the basis of hormonal fluctuations, it is one of the reason why they have more migraine compared to men. But Hmm. migraine के multiple factors होते हैं. Genetic is also one of them. तो genetic भी होता है migraine बहुत बार, family भी जेनेटिक trend भी करते है, फैमिली, इट रन्स इन द फैमिली. ओके, ओके. सो डॉक्टर क्या इलाज है? मतलब जैसे कुछ लोग क्रॉसिन लेते हैं फॉर हेडेक एंड सो दे टेक माइग्रेन में भी क्रॉसिन ले ली कि भाई दर्द हो रहा है अपना क्योंकि हेडेक का वही है, थिंकिंग दैट इट्स अ हेडेक, सिवियर हेडेक. सो व्हाट व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट? हैं. तो माइग्रेन में सबसे पहले अगर एपिसोड है तो एक्यूट एपिसोड का हमको ट्रीटमेंट देना रहता है. हम्म क्योंकि माइग्रेन का जो हेडेक है वो लगातार बढ़ता जाता है, हम्म वो स्टैटिक नहीं रहता है. हम्म तो अगर आपने पेन किलर नहीं लिया हम्म तो आपका हेडेक इतना बढ़ जाएगा कि आपका डेली जो फंक्शनैलिटी है हम्म वो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे. हम्म. आप अपना ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप हम्म. अपने काम पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे. सर पे वो चुन्नी चुन्नी बांध के. सब कुछ करना पड़ेगा लेकिन हेडेक ठीक नहीं होगा. हम्म इसलिए सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं माइग्रेन का अगर हेडेक स्टार्ट हुआ है आपको उसको वहीं के वहीं अबॉर्ट करना है. ओके. वो अबॉर्ट करने के लिए वी विल यूज राइट काइंड ऑफ पेन किलर इन द राइट डोसेजेस. ओके. तो कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स होते हैं जो कि माइग्रेनस हेडेक में बहुत अच्छा काम करते हैं. सो वी एडवाइस दैट इन द राइट डोसेज. ऐसा नहीं है कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि पैरासीटामोल खा ली या फिर आधा टैबलेट खा लिया उस पेन किलर मेडिकेशन का बट वो पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होता. तो राइट डोसेज इज इंपॉर्टेंट, राइट टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट. ऑल्सो क्योंकि माइग्रेन में गैस्ट्रोपेरेसिस होती है तो हम एक और एजेंट यूज करते हैं जो कि प्रोकाइनेटिक एजेंट रहता है जो कि उस गैस्ट्रोपेरेसिस को ठीक करता है. गैस्ट्रोपैरासिस मतलब? यानी कि स्टमक की जो मोटिलिटी है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी वो कम हो जाती है. तो खाना ठीक से आगे की तरफ नहीं जा पाता है. ओके. इसकी वजह से नौशिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है. और अगर आप पेन किलर भी खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है. तो ऐसा एजेंट दिया जाता है जो कि उसकी मोटिलिटी को बढ़ा दे. तो पेन किलर भी जल्दी असर करता है और आपको जो एसोसिएटेड नौशिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स है वो नहीं होते हैं. ठीक है. तो आपका पेन सही टाइम पे अबॉर्ट हो जाएगा तो आप उस दिन अपना काम ठीक से कर पाएंगे. तो ये तो हो गया एक्यूट मैनेजमेंट. कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि इतना तेज सीवियर हेडेक होता है कि ये पेन किलर भी काम नहीं करते. मान लीजिए किसी पेशेंट को 2 से 3 दिन तक लगातार सीवियर पेन है और वो पेन किलर से भी नहीं जा रहा है, देन वी मे हैव टू एडमिट दैट पेशेंट. तो हम इसको बोलते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस, यानी सीवियर माइग्रेन का एपिसोड है. तो उसको हम अलग एल्गोरिदम से ट्रीट करना रहता है. सो दैट इज एक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट. पर सवाल ये है कि माइग्रेन के हेडेक को होने से कैसे बचाया जाए. मतलब ये तो ट्रीटमेंट है, ये तो आप मैनेजमेंट बोल रहे हो, बट इलाज तो नहीं हो रहा है ये या? एग्जैक्टली. तो माइग्रेन के एपिसोड्स को होने से बचाने के लिए वी गिव प्रिवेंटिव थेरेपी. तो माइग्रेन के स्पेसिफिकली क्या रहता है, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं. अगर मान लीजिए आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया या बहुत सी लेडीज व्रत रख लेते हैं, उनको माइग्रेन हो जाता है. हाँ. अगर आपकी रात की नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है, अब माइग्रेन हो सकता है. ट्रैवलिंग करने पर, धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से. तो ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा शोर शराबा, जैसा म्यूज़िक आपने बोला. कुछ पेशेंट स्पेसिफिक फूड आइटम्स या स्मेल हो सकती हैं. जैसे कुछ पेशेंट्स को अल्कोहल से हो सकता है, कुछ पेशेंट्स को कैफीन से हो सकता है. कैफीन रिलीफ भी कर देती है कुछ पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में एक्सेस कैफीन की वजह से हो भी सकता है. कोई स्पेसिफिक स्मेल्स हो सकती हैं, परफ्यूम की स्मेल हो सकती है. अच्छा. तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं विच आर फेयरली कॉमन एंड सम थिंग्स आर पेशेंट स्पेसिफिक ऑल्सो. तो उन ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको अपने आप को बचाना है. हर चीज़ से तो बचा नहीं सकते हैं, है ना. कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जितना हो सकता है अपने आप को इन ट्रिगरिंग फैक्टर से बचाना है. रोज़ आपने ब्रेकफास्ट करना है, मील्स स्किप नहीं करने हैं, रात को नींद प्रॉपरली लेनी है लगातार.
डिहाइड्रेशन इज अ बिग रिस्क फैक्टर। अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो हाइड्रेशन की वजह से आपका माइग्रेन के ट्रिगरिंग होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ट्रैवलिंग में भी कोशिश करके अच्छी तरीके से ट्रैवल कीजिए। अगर आप ऐसे बसेस में ट्रैवल करेंगे जहाँ पे ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो ये सारे डेली चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे, ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करेंगे, तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये तो एक हो गया कि आपकी लाइफस्टाइल में आपने क्या बदलाव किए। मेडिटेशन हैज़ अ वेरी प्रूवन रोल इन प्रिवेंटिंग माइग्रेन। योगा स्पेसिफिक सम आसनास आल्सो दे हैव सम रोल। इसके अलावा वी स्टार्ट पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन। तो अगर पेशेंट की हेडेक फ्रीक्वेंसी 2 या 3 है महीने में एंड नॉट दैट डिसेबलिंग, तो वी जस्ट एडवाइस लाइफस्टाइल मेडिफिकेशंस। लेकिन अगर पेशेंट की हेडेक फ्रीक्वेंसी 3 या 4 से ज़्यादा हो रही है, या फिर हेडेक इतने डिसेबलिंग है कि पेशेंट की वो उस दिन पेशेंट काम ही नहीं कर पा रहा है, फंक्शनैलिटी बहुत कम हो गई है, देन वी हैव टू स्टार्ट द पेशेंट ऑन प्रिवेंटिव थेरेपी। कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं जो कि माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी पे काम करती है एंड जिसकी वजह से पेशेंट की जो माइग्रेन एपिसोड होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो धीरे धीरे if we start a patient on a migraine specific treatment, then we expect in next 2 to 4 weeks at least there is 50% reduction in headache frequency। तो धीरे धीरे पेशेंट की हेडेक की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सालों से माइग्रेन है, एपिसोडिक माइग्रेन है। पहले 6 महीने में एक बार होता था, फिर महीने में एक बार होने लगा, फिर महीने में 4-5 बार होने लगा, फिर 10 बार, 15 बार, अब डेली। और ये एक दिन में नहीं हुआ, सालों से पेशेंट अपना हेडेक को इग्नोर करते हैं। पेशेंट को लगता है ना कि सर दर्द तो सबको होता है, फैमिली में भी रन करता है बहुत बार, तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, पर ये नहीं समझते हैं लोग कि उनकी डेली एक्टिविटी कितनी प्रभावित हो रही है ना, वर्क का कितना लॉस है। अगर कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी आप हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो है ही। प्रोडक्टिविटी का लॉस है। तो इस तरह से क्या रहता है कि पेशेंट की हेडेक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। और माइग्रेन का रूल क्या है ना कि अगर आपने अपना एक्यूट एपिसोड को ठीक से मैनेज नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए, आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट टेकिंग सम प्रिवेंटिव थेरेपी। और अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो आपका माइग्रेन एपिसोडिक से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पेशेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पेशेंट विल हैव टू टेक पेन किलर। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं हु आर टेकिंग डेली पेन किलर्स फॉर लाइक 5 years 10 years। Now, तो painkiller means something like paracetamol. पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक। But if you take these for years, उनके भी अपने साइड इफेक्ट या लॉन्ग टर्म Exactly. कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एग्जैक्टली। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको कि रीनल डिसफंक्शन हो चुका है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी है पेन किलर्स खा खा के। अच्छा, दर्द की वजह से पैरासिटामोल लेने की जो हैबिट है कि कुछ भी हुआ आपने ले लिया, सोचा ये सेफ है। ओके। तो दैट इज़ वाई आपको अगर माइग्रेन है तो आपको इस तरीके से पेन किलर्स नहीं खाने हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर इलाज कराना है, प्रिवेंटिव थेरेपी स्टार्ट करनी है ताकि एपिसोड्स ना हो। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है माइग्रेन में, बहुत से पेशेंट्स खासकर जिनको क्रॉनिक हेडेक होता है उनको क्रॉनिक स्ट्रेस भी होता है, और स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन बढ़ जाता है, और माइग्रेन की वजह से पेशेंट का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो पेशेंट की हेडेक फ्रीक्वेंसी इस वजह से लगातार बढ़ती जाती है। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, अपने मनमर्जी पेन किलर खाने लगते हैं। तो ज़्यादा पेन किलर खाने की वजह से पैराडॉक्सिकली पेशेंट्स को मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक भी हो जाता है। तो एक तरफ से पेशेंट पेन किलर खा रहा था सर दर्द से बचने के लिए, अब पेन किलर खाने की वजह से पेशेंट को होने लगा सर दर्द। तो ये पैराडॉक्सिकल रिएक्शन होता है पेन किलर खाने की वजह से। क्या ये कब टूटेगा? So patient goes into vicious cycle. So patient has chronic migraine, patient has some stress issues, patient has medication overuse headache, जिसकी वजह से patient has daily headaches, patient takes daily painkillers, and painkiller खाने की वजह से headache बढ़ते जाते हैं, and now it's a complicated case. So अब patient हमारे पास आते हैं, then we reduce that painkiller. हम patient को बोलते हैं नहीं आपने ये painkiller avoid करने हैं, हद से हद 5 या 8 टैबलेट से ज़्यादा महीने में आपने नहीं खानी है, एंड देन वी स्टार्ट द पेशेंट ऑन प्रॉपर प्रिवेंटिव थेरेपी फॉर माइग्रेन। सो इतना कॉम्प्लिकेट मत करो अपने माइग्रेन को कि आपको किडनी डिसीज हो जाए या आपकी लाइफ सफ़र होने लगे। इट इज़ सच अ सिंपल डिसऑर्डर टू बी ट्रीटेड। लेकिन डॉक्टर एक चीज़ बताओ इसमें, जैसे आपने बताया कि अ, कई सालों से हेडेक के बाद लोग आते हैं, राइट? आई वाज़ रीडिंग दैट 50% ऑफ द
migraine patients never see a doctor. How are they managing that, and why do they don't visit a doctor? लोगों को लगता है कि सर दर्द है, बहुत आसान चीज़ है, बट सर दर्द इतना आसान चीज़ है नहीं। माइग्रेन प्रॉपर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। Hmm. तो वही जो मैंने आपको बताया कि एपिसोडिक से क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होने लगती है। पर जब तक लोगों को ये बात समझ में आती है, सालों कई गुजर साल जाते हैं। गुजर चुके होते अब पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और वही पेशेंट अगर 5 साल पहले हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया होता, हैं। उस वक्त हेडेक फ्रीक्वेंसी महीने में 2 या 3 बार होती या 5-6 बार होती, दैट वाज़ ईज़िली मैनेजेबल। और वो 5 साल तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र नहीं करती। वो भी सफ़र करती है। अब इनिशियली क्या है कि इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। अगर आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी कम है, तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा आपको हेडेक फ्रीक्वेंसी को ठीक करने में हुँ, एंड कम टाइम आपकी प्रिवेंटिव थेरेपी चलेगी। हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर हम आपकी दवाइयाँ भी बंद कर दें एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप ईज़िली अपना माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब क्रॉनिक माइग्रेन हो जाता है ना, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट ऑल्सो। नाउ द पेशेंट नीड्स प्रिवेंटिव थेरेपी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड पेशेंट को हेडेक रिलीफ होने में और वक्त लगता है। एनी सप्लीमेंट, एनीथिंग लाइक ओमेगा 3s दे प्रोटेक्ट यू, है कुछ उसका भी एविडेंस? सो माइग्रेन में बहुत सारे बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स माइग्रेन में स्टडी किए गए हैं। उसमें से मैग्नीशियम का एक रोल है माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ इट इजंट दैट सिग्निफिकेंट। बहुत ही रोबस्ट हमारे पास एविडेंस नहीं है किसी को भी सजेस्ट करने के लिए, हुँ, but still magnesium still has a very decent role. But again, if you compare that with standard preventive therapies, no supplement can actually be as effective as any of the standard preventive therapies. बट ये इतना ज़्यादा कॉमन है और इतने लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा है, स्टिल यू नो आई जस्ट विश पीपल स्टार्ट विजिटिंग डॉक्टर्स एंड नॉट रिडिक्यूलिंग दिस, थिंकिंग इट्स अ नॉर्मल हेडेक, Exactly. है ना? नेक्स्ट जो चीज़ जो बहुत कॉमन है डॉक्टर, जो मुझे डिस्कस करना था आपसे, इज़ स्ट्रोक्स, राइट? 17 lakh strokes every year in India. It's a big number. So stroke means brain stroke, right? So what is happening there, and कैसे बचा जा सकता है? Let's educate what is stroke, by the way. तो स्ट्रोक का मतलब होता है एक एक्यूट इवेंट जिसकी वजह से आपके दिमाग में अचानक से एक हिस्सा डैमेज हो जाए। Mm, और ये इवेंट हो रहा है हमारे दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनके अंदर किसी बदलाव की वजह से। okay. अब या तो हो सकता है कि ब्लड वेसल रप्चर कर जाए, यानी कि हेमरेज हो जाए, तो हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। या हो सकता है उस ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट आ जाए, और जब क्लॉट आ जाएगा तो ब्लड वेसल दिमाग के पर्टिकुलर हिस्से पर ब्लड सप्लाई लेके नहीं जा पाएगी, Mm, तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगी, वो हिस्सा डेड होने लगेगा। तो उसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। ischemic stroke. तो ज़्यादातर 85% इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं, 15% हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। Okay. हेमरेजिक स्ट्रोक का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हाइपरटेंशन। अचानक से आपका बीपी शूट अप करता है Mm, और आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। तो हमारे देश में ब्लड प्रेशर कम एज में स्टार्ट हो गया है लोगों को होना। mm, नाउ इट्स फेयरली कॉमन फॉर पीपल इन 30s एंड 40s टू हैव हाइपरटेंशन। नाउ मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर ईदर नॉट अवेयर कि mm, उनको बीपी है, रूटीन स्क्रीनिंग कराते नहीं है लोग। मैनी अ टाइम्स पीपल नो दैट, बट दे फील कि नहीं, अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे तो lifelong खानी पड़ेगी. लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, एडिक्टिव होती हैं दवाइयाँ, सो दे डोंट टेक दोज मेडिकेशंस। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट हाइपरटेंशन इज कॉजिंग। और एक बार अगर आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया और वो दिमाग के क्रिटिकल हिस्से में हो गया, जैसे ब्रेन स्टेम में हो गया, Mm, तो आप फॉर लाइफ लॉन्ग यू आर ईदर पैरालाइज्ड, या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार कि बहुत बड़ा स्ट्रोक है एंड ब्रेन स्टेम में है एंड यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव। ऐसा भी बहुत होता है। सो पीपल हैव टू टेक दैट सीरियसली। और ये पैरालिसिस क्यों होता है स्ट्रोक में? एंड दैट टू ऑन वन साइड, मतलब व्हाट्स द मैकेनिज्म या साइंस बिहाइंड इट कि एक साइड पे होता है? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोटर एरिया वाला कॉन्सेप्ट, तो क्या रहता है, हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, हम्म, ठीक है। और हमारे यहाँ 2 हेमिस्फेयर्स हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर में
जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं नीचे की तरफ निकलते हैं, ठीक है, और ब्रेन स्टेम में वो डेक्यूसेट करते हैं, यानी कि लेफ्ट वाला राइट की तरफ डेक्यूसेट करता है। सारे नहीं करते हैं, 70-80% करते हैं। सेम हैपन्स, राइट के जो मोटर फाइबर्स हैं वो डेक्यूसेट करते हैं और फिर लेफ्ट की तरफ सप्लाई करते हैं, यानी कि लेफ्ट हाथ का मोटर कंट्रोल, उसका जो करस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो राइट साइड का मोटर एरिया है। अच्छा। तो अगर हमारे दिमाग के राइट मोटर एरिया में स्ट्रोक हो जाएगा या फिर जो फाइबर्स निकल रहे हैं उन फाइबर्स के एरिया के आसपास अगर स्ट्रोक हो जाएगा तो जो हाथों का मतलब जो लेफ्ट हाथ है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये लेफ्ट राइट का इशू रहता है। तो इस वजह से दिमाग का लेफ्ट हिस्सा राइट लिम्ब को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्ट्रोक कैन हैपन इन एनी एरिया, मोटर एरिया के अलावा स्पीच एरिया। जैसे मेरे पास एक पेशेंट एडमिटेड है अभी, द पेशेंट हैज मोटर एफिजिया, यानी कि पेशेंट को हमारी बात समझ में आ रही है लेकिन वो ठीक से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जब वो खुद बोल रहे हैं। वो खुद से ठीक से बोल नहीं पा रहा है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेशेंट को पेन दिखाया तो वो समझ तो गया कि ये पेन है लेकिन वो उसको बोल नहीं पा रहा है कि ये पेन है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज एरिया होता है वहाँ पर जाके स्ट्रोक हुआ है। तो डिपेंड करता है कि किस हिस्से में स्ट्रोक हो रहा है। बोल नहीं पा रहा का मतलब वो साउंड नहीं बोल पा रहा है या क्या, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग? या उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक स्पीच? हमारी स्पीच में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस होते हैं कि किस कि कोई व्यक्ति किस तरीके से बोल पाए। अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं सबसे पहले उसको देखूंगा, हुँ। ठीक है, देखने के बाद मैं समझूंगा कि वो क्या लिखा है, जी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि दिस इज व्हाट इट इज रिटन। अगर मुझे वो रिपीट करना है उसको तो फिर वो अलग एरिया में मोटर स्पीच एरिया के थ्रू हो जाएगा एंड फिर मैं बोल पाऊंगा। ओके। यानी कि स्पीच का सेंसरी जो कंपोनेंट है दैट इज प्रोसेस्ड समवेयर एल्स, जो मोटर कंपोनेंट है दैट इज प्रोसेस्ड समवेयर एल्स। अच्छा। वैसे दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहता है। तो अगर स्ट्रैटेजिकली मोटर स्पीच एरिया में अगर वो प्रॉब्लम आ जाए तो मोटर स्पीच का डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वी कॉल इट एज मोटर एफिजिया। तो दैट इज व्हाट द पेशेंट वाज हैविंग। कभी कभी सेंसरी एफिजिया होता है, यानी कि वो बोल ठीक से पा रहा है लेकिन जो बोल रहा है उसका मतलब नहीं निकल रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है ठीक से। So that also happens. So there are multiple areas. So accordingly किस हिस्से में डैमेज हुआ है यू हैव स्ट्रोक एंड उसके हिसाब से जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। सो बिसाइड्स बीपी व्हाट एल्स अ इज़ लीडिंग टू स्ट्रोक्स, और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं बीपी के अलावा? हाइपरटेंशन तो हो गया, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हुँ। हाइपर होमोसिस्टेनीमिया, होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है। बहुत बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ओके। यानी कि स्ट्रोक जो है रन्स इन फैमिली, कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। हुँ। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कैन बी वन ऑफ देम, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन इटसेल्फ, ओबेसिटी, और बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है। बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट में छुपी हुई हैं जो कि हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते बट ऑल ऑफ देम आर लीडिंग टू इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक्स। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाए। मान लो ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन हो गया, वेस्कुलाइटिस, या फिर ब्लड वेसल अचानक से रप्चर कर जाती है जो कि उसकी जो वॉल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेक्शन। एक चीज़ें आपने सुनी होंगी जो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, हुँ। वो मैनिपुलेशन करते हैं स्पाइन का। कभी-कभी उस मैनिपुलेशन की वजह से डिसेक्शन हो सकता है एंड पेशेंट में हैव स्ट्रोक, सो दैट इज़ वेरी कॉमन। अच्छा। तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीज़न व्हाई समवन इज़ हैविंग स्ट्रोक, पर ये जो 4-5 चीज़ें हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दीज़ आर वेरी मच प्रिवेंटेबल, कंट्रोलेबल, which can actually, if we treat them, we avoid these factors, we can prevent strokes. या सो वही मैं पढ़ रहा था, 80% ऑफ द स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल बिकॉज़ ऑफ द सेम थिंग्स व्हिच यू सेड, दैट बीपी को कंट्रोल रखना, या फिर स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वेट मैनेजमेंट। तो और यही सारे वो हैं जो हार्ट वाले भी, जो हार्ट अटैक वाला, वो सेम ही रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट को और उसको वो कर रहे हैं, राइट? पैथोफिजियोलॉजी सिमिलर है। हार्ट अटैक की पैथोफिजियोलॉजी और ब्रेन स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है।
तो ब्रेन स्ट्रोक में क्या रहता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं धीरे धीरे वक्त के साथ उनमें प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है। आप समझ सकते हैं जैसे कि एक नाली है, नाली में ड्रेनेज है, पानी जा रहा है उसमें, वक्त के साथ उसमें कचरा जमता जाएगा। अगर आपके घर में बहुत चिकनाई वाला खाना बन रहा है, तेल वाला खाना बन रहा है, तो वो जो नाली है उसमें चिकनाई जमती जाएगी। ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमता जाएगा, प्लाक बनते जाएंगे उसके धीरे 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 धीरे। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये सालों में होगा। ठीक है, तो वो प्लाक फॉर्मेशन हो गया, आथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब एक दिन मान लीजिए आपका बीपी अचानक से शूट अप कर जाता है बिकॉज आपने बीपी की दवाइयाँ खानी छोड़ दी हैं, या फिर विंटर्स में चूंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं ब्लड वेसल में जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो अचानक से हो सकता है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और वो जो प्लाक है वो रप्चर कर जाए, रप्चर करके वो ऊपर दिमाग की किसी एक वेसल में स्ट्रैटेजिकली जाकर छुप जाए। और जब वो एकदम से उस ब्लड वेसल को क्लॉक कर देगा, उसको रोक ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जो ब्लड है वो दिमाग के आगे उस हिस्से में जा नहीं पाएगा, वो ब्रेन का टिश्यू डेड होने लगेगा और अचानक से आपको इस्केमिक स्ट्रोक हो जाएगा, आपका वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि वो क्लॉट अपने आप भी डिसॉल्व होकर वापस वो रास्ता खुल जाए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। यानी कि वो जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो रिवर्सिबल हो गया, आपको कुछ देर के लिए सिम्टम आए, किस्मत की बात हो। किस्मत की बात है, तो उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में कि आपको फिल्म नहीं आई, ट्रेलर मिल गया। तो अगर आपको ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है यानी कि ट्रेलर आया है, डू नॉट इग्नोर इट, गो टू द डॉक्टर, ठीक है, अपना इलाज कराइए और मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए। क्योंकि अगर आपको टीआईए नहीं हुआ होता, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली स्ट्रोक हो जाता। और डायरेक्टली अगर आपको स्ट्रोक हो गया तो वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। हम्म, तो ये वो ट्रेलर है जिसको देख के आपको मूवी नहीं देखनी है, एग्जैक्टली। अवॉइड करनी है मूवी। डॉक्टर, मेरे फादर को हुआ था स्ट्रोक। आई थिंक इट वाज 17 और 18। सो ही वाज इन भिवानी, लाइक 2 hours अवे फ्रॉम हियर। सो जब घर से फ़ोन आया, वी हैड टू रश हिम टू रोहतक। एक जानकार डॉक्टर है वहाँ पे, फैमिली टाइप में। मैं यहाँ से गया, सो ही वाज मैनेज्ड एंड थैंकफुली लाइक ही इज़ देयर नाउ। बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे डॉक्टर ने बताया कि there's a golden window and there is one injection which needs to be given to him in that window. um, और वो काफ़ी महंगा सा इंजेक्शन था, आई थिंक 40-45,000 रुपीज़ का। तो थैंकफुली आई हैड अ गुड फ्रेंड वाज इन द हॉस्पिटल, एंड वैसे भी वहाँ पे आई कुड टेक सजेशन कि क्या मैं ये इंजेक्शन, क्योंकि वो डिसीजन उसी टाइम पे लेना था। और कई बार ट्रस्ट डेफिसिट भी रहता है कि यार ये डॉक्टर हॉस्पिटल वाले कोई ऐसे इंजेक्शन तो नहीं बोल रहे हैं, राइट? सो आई कुड नेवर आस्क दैट डॉक्टर, but now maybe I can ask you कि what is that golden window for strokes and what was that injection for? तो जब भी स्ट्रोक होता है, इस्केमिक स्ट्रोक अगर होता है, तो आपकी ब्लड वेसल में क्लॉट जम जाता है, ठीक है? एंड उस क्लॉट के जमने की वजह से आपको आगे इन्फेक्शन हो जाता है और टिश्यू डेड हो जाता है। द ओनली वे वी कैन treat a stroke and prevent the patient from having lifelong disability if we are able to either remove that clot or we are able to dissolve that clot. तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस, यानी कि थ्रोम्बस का लिसिस, थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय कर देना। तो वो जो टाइम पीरियड होता है इसको जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, दैट इज 3 to 4.5 hours। अच्छा। क्योंकि 3 से 4 घंटे के भीतर मैक्सिमम जो ब्रेन सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। अ- अगर उसके बाद हम कुछ भी करते हैं तो वो करना इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सेव द डेड टिश्यू, क्योंकि जो न्यूरॉन्स डेड हो गए वो डेड हो गए, हम्म, ठीक है? हम्म, और एक एक सेकंड के अंदर हजारों न्यूरॉन्स मरते जाएंगे, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सकता है अगर हम उस क्लॉट को डिसॉल्व कर पाएँ तो हम परमानेंट डेफिसिट से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो इसलिए 3.5 to 4.5 आवर्स का कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर 90 मिनट्स के अंदर हमने थ्रोम्बोलिसिस किया तो हर 3 में से 1 पेशेंट को वापस से कंप्लीट जो डिसेबिलिटी थी पेशेंट की वो रिकवर कर जाती है। हम्म, तो यानी कि जो एफिकेसी है उस थ्रोम्बोलिसिस की, वो टाइम के साथ कम होती जाती है। जितना जल्दी आप थ्रोम्बोलाइज़ करेंगे, मोर प्रोबेबिलिटी कि पेशेंट की जो भी फंक्शनल डिसेबिलिटी थी, वो रिकवर कर सकती है।
ठीक है? एंड एक लिमिट है टाइम पीरियड की 3 घंटे, साढ़े 4 घंटे या 6 घंटे डिपेंडिंग ऑन द गाइडलाइंस कि उसके बाद अगर आपने थ्रोम्बोलिसिस किया तो दैट वोंट बी दैट मच इफेक्टिव। तो इसलिए हम गोल्डन आवर का कंसेप्ट And that injection was to dissolve that clot. क्लॉट। Okay. इसके अलावा एक और एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसके अंदर हम उस ब्लड वेसल तक पहुंचते हैं, उस क्लॉट को रिट्रीव करके बॉडी से निकाल लेते हैं। Mm. सो दैट कैन यूजुअली दैट इज डन विद इन 6 आवर्स बट कैन बी डन विद इन 24 आवर्स। तो इन दोनों प्रोसीजर की हेल्प से हम पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं, यानी कि स्ट्रोक पैरालिसिस को रिवर्स कर सकते हैं थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टमी के दौरान। So thankfully we could give him within time, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो पैरालिसिस महसूस होता है बहुत ही माइनर है, मतलब एक साइड पे कभी कभी वो करते हैं कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब झंझनाहट सी हो रही है या कुछ ऐसा. सो मे बी वो दैट कुड हैव बीन मोर इफ द ट्रीटमेंट वाज नॉट गिवन विद इन टाइम. एग्जैक्टली। तो इसलिए सही टाइम पर ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इससे फंक्शनल डिसेबिलिटी तो पेशेंट की बच ही जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली बेटर हो जाती है। इसके अलावा जब स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इनिशियली जब मान लीजिए आपको स्ट्रोक हुआ तो आपके सिम्टम्स कम होते हैं। विद इन नेक्स्ट 24 टू 72 आवर्स जैसे ही वो क्लॉट एक्सपैंड भी होता है तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो बढ़ती भी है। तो हो सकता है पेशेंट अस्पताल गया ये कहकर के पेशेंट को सिर्फ आवाज़ में लड़खड़ाहट हो रही है, हाथ पैर में हल्की फुल्की कमज़ोरी है, बट इन नेक्स्ट 1 टू 2 डेज़ वो इनफैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि पेशेंट का हाथ पैर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे और पेशेंट पूरी तरीके से बेड बाउंड हो जाए। So doctor, after strokes, another thing which I want to discuss is dementia and Alzheimer's. क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारियां हैं, मतलब जैसे बिकॉज इंडिया में इतनी सुनने को नहीं आती हैं. व्हाट डू यू से, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी इन इंडिया? डिमेंशिया एक कंडीशन है दिमाग की, यूजुअली इट इज़ न्यूरो डिजेनरेटिव, जिसमें कि दिमाग के मल्टीपल एरियाज इफेक्ट होने लगते हैं एंड जिसमें कि मेमोरी इज़ जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। और मेमोरी में भी खासकर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो पहले प्रभावित होती है। जो हमारी वर्किंग मेमोरी रहती है, तुरंत हमें कोई एक्शन लेना है, तुरंत हमें कोई काम करना है, जैसे कि कैलकुलेशन करनी है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना है, हमें कोई चीज़ रखनी है या फिर कोई सामान हमें लेकर आना है, मान लीजिए हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। तो ये सारे काम पहले प्रभावित होने लगते हैं डिमेंशिया में। इसके अलावा विजुअल स्पेशियल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि मतलब पेशेंट का ओरिएंटेशन उसकी जगह से वो प्रभावित हो सकता है, तो लोग रास्ता भूल सकते हैं। अच्छा. इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोग अग्रेसिव हो सकते हैं, अब्यूसिव हो सकते हैं या फिर एपैथिक हो सकते हैं। तो ये सारे मतलब बदलाव इमोशंस नहीं रहे. तो ये सारे बदलाव डिमेंशिया में हो सकते हैं। नाउ डिमेंशिया कैन बी रिवर्सिबल ऑल्सो एंड इरिवर्सिबल ऑल्सो। बहुत बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स होने लगते हैं, विच कैन बी इजीली रिवर्स्ड अगर हम उस डेफिशिएंसी को ठीक कर दें। ओके. बहुत बार डिप्रेशन की वजह से पेशेंट को डिमेंशिया टाइप सिम्टम्स होने लगते हैं, सो वी कॉल दैट जूडो डिमेंशिया। ठीक है, बहुत बार ऑटोइम्यून प्रोसेस की वजह से हो सकता है। तो मल्टीपल कारण हैं और बहुत सारे कारण डिमेंशिया के आर कम्प्लीटली ट्रीटेबल। इसके अलावा कुछ प्रोसेस होते हैं विच आर न्यूरो डिजेनरेटिव, जिसमें कि लगातार कुछ एब्नॉर्मल प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है दिमाग के अंदर और वो एब्नॉर्मल प्रोटीन्स धीरे धीरे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब करने लगते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं, मीडियल टेम्पोरल लोब, हिप्पोकैम्पस, वो सब प्रभावित होने लगते हैं एंड पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है। एंड अल्जाइमर इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ पेशेंट कैन हैव डिमेंशिया। तो अल्जाइमर is a type of dementia. Alzheimer's is a type of dementia. Apart from Alzheimer's, there is frontotemporal dementia, there is vascular dementia. तो जो पेशेंट्स जो क्रॉनिकली डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक हैं, दे ऑल कैन हैव वैस्कुलर डिमेंशिया. So there are different types of dementia and different risk factors. Few of them are controllable. कुछ ऐसी हैं जिसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते. बहुत बार जेनेटिक भी हो सकते हैं डिमेंशियास, खास करके अल्जाइमर्स. अच्छा, मतलब फैमिली में अगर. ओके. इसके अलावा आपने एक बात पूछी कि इंडिया में डिमेंशिया इतना क्यों कॉमन नहीं है. तो इंडिया में डिमेंशिया कॉमन है, लेकिन अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
दैट इज़ मोर देन 75 इन मैनी ऑफ द कंट्रीज। और डिमेंशिया कहीं ना कहीं ज़्यादातर मोर देन 65 ईयर्स एज ग्रुप में के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 में 32 साल थी, जो कि 90s में लगभग 50s, 2000 आते आते करीब 60s में पहुंची थी, अब जाके 70 क्रॉस की है। इस वजह से डिमेंशिया के केसेस पहले हमारे समाज में इतने ज़्यादा नहीं देखे जाते थे, लेकिन आज भी बहुत सारे केसेस हमारे पास डिमेंशिया के आते हैं। और आने वाले 10-20 सालों में जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75-80 तक टच करेगी, बहुत सारे केसेस डिमेंशिया के हम देखेंगे। एंड इट इज़ समथिंग दैट वी शुड ऑल बी कंसर्न्ड अबाउट। हमारा जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज है। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है। और एक बार जब आप 50-60 साल 70 साल से ऊपर के हो जाते हैं, मैनी टाइम्स एल्डरलीज आर लिविंग अलोन, क्योंकि जो बच्चे हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है। एल्डरली पॉपुलेशन जो कि अकेले रह रहे हैं अनसुपरवाइज्ड, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जैसे ही उनकी एज बढ़ रही है, जो एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो डिमेंशिया के केसेस भी डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड ऑल बी कंसर्न्ड अबाउट। एंड मे बी इस प्रॉब्लम को हमें एज अ कम्युनिटी लेवल सॉल्व भी करना पड़ेगा आने वाले 10-20 सालों में। तो जो हम ये बोलते हैं कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, राइट? बिकॉज़ एज़ यू सेड दैट इट द ऑनसेट स्टार्ट्स टू हैपन बियॉन्ड 65. Am I right in saying that? Like around in 60s, it starts to show its signs. So usually dementia affects elderly population, yes, but many subtypes of dementias can also occur in those who are 45 to Okay. 55 years of age. But usually जो है वो Usually- 60s में शुरू होता है, Usually late more 60s. than 60s, late 60s. Okay, ठीक है. तो do you see that people are coming to you with these problems and getting them diagnosed? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पहले तक शायद लोग आते भी ना हों डॉक्टर के पास, क्योंकि वो ये सोच के कि भई अब बुढ़ापा आ गया है तो ठीक है, ये सब तो चीज़ें होनी ही हैं, आदमी नाम भूलता है, फ़ोन नंबर भूलता है, फिर पहचानना भूल जाए, रास्ता और वो सब जो चीज़ें आप बोल रहे हो। दो आर थिंग्स चेंजिंग या ये कोई ख़ास फैक्टर है नहीं? No, exactly, things are changing. पहले आपने सुना होगा कि जब लोग बूढ़े हो जाते थे तो लोग ऐसा बोलते थे फैमिली में, अरे ये तो सठिया गए हैं, है ना? सो दैट इज समथिंग दैट इज नाउ बीइंग डायग्नोस्ड, because obviously we have better imaging modalities available, we have better healthcare facilities available, we have better awareness, and also as I said earlier, society and family structure is changing. तो पहले एक जो एल्डरली पॉपुलेशन थी उनके पास सपोर्ट ग्रुप था, उनके पास बच्चे थे, उनके पास बहुत सारे लोग थे उनका देखभाल करने के लिए। दे हैड अ स्टैंडिंग इन द फैमिली, जो कि अब नहीं है ना? नाउ बिकॉज दे आर अलोन, दे हैव टू वर्क अलोन, दे हैव टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स अलोन। तो दो तो जो मिस्टेक्स पहले छुप जाया करती होंगी वो अब सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे ऐसे एल्डरलीज आते हैं जो कि बहुत सालों से जिन्होंने काम करना छोड़ दिया, रिटायर्ड हैं और घर का कोई काम नहीं करते, एंड उनकी फैमिली है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो उन्हें कोई काम करने भी नहीं देते। तो इसलिए उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि कब उनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आने लगी, कब उनको ड्राइविंग में प्रॉब्लम आने लगी। तो ये चीज़ें नोटिसेबल ही नहीं हुई, और जब ये चीज़ नोटिस में आई तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ऐसे एल्डरलीज भी आते हैं जो कि अकेले रह रहे हैं, जो कि अपने सारे काम खुद मैनेज कर रहे हैं। तो वो लोग जो कि सारे काम खुद से कर रहे थे, वो जल्दी समझ पाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है और उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड है और अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो जल्दी वो परेशानी पकड़ में आ सकती है। और अगर आप ऐसी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर कि फैमिली मेम्बर्स ही आपका सारा काम फुल कर रहे सपोर्ट हैं, दे रहे हैं। फुल सपोर्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर डायग्नोसिस इतना जल्दी हो नहीं पाता है, प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ पाती। डिसेबिलिटी इज़ नॉट एक्सपोज्ड, तो वो फिर लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, और होती भी है तो उसको हल्के में ले लिया जाता है। और जब तक पेशेंट हमारे पास आते हैं वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो डॉक्टर एक और चीज़ इसमें बात करते-करते ख़्याल आया कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, राइट? अम,
इतने टाइम तक वो एक्टिव रहते हैं, लाइक 70s 80s तक इलेक्शंस भी लड़ते रहते हैं, दे लिव अ वेरी एक्टिव लाइफ. सो इज दैट द केस दैट व्हेन a person is very active in their 60s 70s 80s, they're not retiring? जैसे आम इंसान तो फिर नौकरी से रिटायर हो जाता है, तो वो फिर जैसे आम इंसान तो रिटायर होके घर पे बैठ जाता है, तो आर दे मोर डिस लाइक एक्सपोज टू गेटिंग समथिंग लाइक डिमेंशिया, अल्जाइमर, इस तरह की चीज़ें, और जो एक्टिव रहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वो पॉलिटिशियंस का, तो उनका ब्रेन शार्प रहता है और उनको ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ ऐसा कोरिलेशन? यस, डेफिनेटली देयर इज अ कोरिलेशन. अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप अपने सारी एक्टिविटीज़ डेली की कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो, लेसर चांसेस ऑफ यू developing dementia, or even if the dementia has set in, the progression will be slower. And even if the dementia has progressed, आप उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे. तो आपको जो लिमिटेशन है वो उतनी नहीं होगी जितनी कि उस मरीज को होती जो कि फिजिकली फिट नहीं है और मेंटली अपने आप को उतनी एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं कर रहा है. तो डॉक्टर, सबसे पहले ये बताओ कि कोई फैमिली मेंबर, जैसे इफ लाइक समबडी लाइक मी, 40 प्लस, और पेरेंट्स आर एजिंग, व्हाट साइंस आई नीड टू कैच for my parents to see that something like that has started to happen to them? देखो, होना तो है ना, किसी डिग्री पे, बट जल्दी पकड़ना और उसके फिर कुछ वो करना, तो क्या साइंस है मुझे देखने चाहिए? कीमती चीज़ें भूल जाना, घर की चाबियाँ कहाँ रखी है, ज्वेलरी कहाँ रखी है, कैश कहाँ रखा है, अच्छा. रख के भूल जाना, लोगों के नाम भूल जाना जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट इतना नॉर्मली नहीं होता है, दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी जिनसे ज़्यादा हम नहीं मिलते हों उनके नाम भूल जाना. आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो आप सालों से करते आ रहे हैं, आप उसको उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, अगर कुकिंग है तो कुकिंग में मिस्टेक्स होने लगेंगी, खाने में नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा. फैमिली मेम्बर्स कंप्लेन करेंगे कि खाना उतना टेस्टी नहीं है आजकल, क्या बात है. जो जिस चीज़ में आप मतलब माहिर थे, उसी चीज़ में आप गड़बड़ करने लग गए. गड़बड़ होने लगेंगी. वो गड़बड़ बहुत बार पेशेंट्स को पता नहीं चलती हैं इजीली इनिशियली, पर कभी कभी पता भी चल जाती है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप चलते हुए आपको याद नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप घर का रास्ता भूल जाएं या मार्केट में खो जाएं. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है. सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, पर किसको कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे वापस लेने हैं. आप घर से शॉपिंग की लिस्ट लेकर निकले, ठीक है, आपको बोला गया कि ये सारा सामान लेकर आना है, बट आप भूल गए कि क्या सामान लेकर आना है, या कुछ का कुछ ले आए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो धीरे धीरे यहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है और ये परेशानी इतनी बढ़ सकती है कि पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद से ना कर पाए, जैसे कि अपने कपड़े पहनना वो ठीक से ना हो पाए, खुद से खाना नहीं खा पाए, या हो सकता है पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए, गुस्सा करना, गाली गलौज करना, या फिर बिल्कुल ही लोगों से बातचीत करना बंद कर देना. Okay. So, and somebody who is like 35, 40 years old, and what lifestyle changes or what things they need to start doing now so that the onset is delayed as much as possible, और शायद वो चीज़ें हुई ना. नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल. फिर दोबारा वही बातें शुरू कर दी, हर चीज़ पे आके वही बैक टू बेसिक्स, स्मोकिंग, सो ड्रिंकिंग. बेसिकली क्या है कि ये सारे वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं: बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल. ये 5 चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप स्ट्रोक से बचेंगे, हार्ट अटैक से बचेंगे, डिमेंशिया होने के चांसेस आपको कम होंगे, कैंसर होने के चांसेस आपको कम होंगे, ओवरऑल आपकी लाइफ बढ़ेगी. और जो लॉन्जेविटी की जो बहस चल रही है, उसमें वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर लाइफ आर दीज 5 थिंग्स. सही है, तो वही बेसिक, बैक टू बेसिक्स वही करने हैं, कोई नई चीज़ नहीं करनी. जो जैसे मेमोरी की बात है इसमें, डिमेंशिया में, सो एनीथिंग पर्टिकुलर वी नीड टू डू और ईट टू कीप आवर ब्रेन शार्प, या मेमोरी शार्प रहे, इज देयर समथिंग लाइक दैट, और या फिर यही बेसिक चीज़ें करें दैट वुड बी इनफ?
तो अगेन बेसिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है विच आर टोल्ड टू बी कॉग्निटिव बूस्टर्स, बट अगेन नो credible evidence has suggested, so it's essential that we stick to the basics। वो चीज़ें जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, लेट्स कंट्रोल दैट फर्स्ट। ओके। So doctor, another question is somebody who's 35-40 year old now, है ना, और what things they should be doing, कोई लाइफस्टाइल चेंजेस, मे बी सम डाइटरी चेंजेस कि ब्रेन शार्प रहे, मेमोरी शार्प रहे, और जो वो ओल्ड एज में ये ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया या तो बहुत डिले हो या फिर हो ही ना। तो पहली बात तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे आसपास हैं, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज़ अ बिग फैक्टर, इफ़ पॉसिबल कंट्रोल इट। माइक्रो प्लास्टिक्स बिग फैक्टर, इफ़ पॉसिबल कंट्रोल इट। टॉक्सिन्स, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, या फिर एक्सपोजर टू एनी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, चाहे पेस्टिसाइड्स या जो भी हम एजेंट्स यूज़ करते हैं अपने खाने में, विच कैन कॉस्ट सच प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन। जितना हो सकता है अपने खाने को सिंपलिस्टिक रखें, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसके अलावा लाइफस्टाइल के फॉर्म में मेंटेन अ गुड फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, 5,000 to 10,000 steps a day, हैविंग engaging in cognitive enhancing skills also। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपना सारा काम चैट जीपीटी को बोलते हैं करने के लिए, हम अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत करें, अपने दिमाग को शार्पन रखें, चाहे वो कैलकुलेशन के तौर पर हो, पजल सॉल्व करना हो, रीडिंग राइटिंग। जितना ज़्यादा अपने दिमाग को हम एंगेज करेंगे उतना स्लो प्रोग्रेशन होगा डिमेंशिया का, इवन इफ इट सेट्स इन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, कैलकुलेशन करते रहना चाहिए, वापस जा जाके 8th 9th के टेबल्स दोबारा पढ़ो। बात टेबल पढ़ने की नहीं है, जैसे आजकल यूपीआई का ज़माना है, ठीक है, हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना ही भूल गए हैं। अब पहले क्या होता था, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, 30 रुपए की सब्जी है, ठीक है, 100 का नोट दिया, 70 रुपए वापस आने हैं, ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 200 रुपए की सब्जी है, 78 का बिल आया है, उसको कितने पैसे वापस करने हैं, इसको कैलकुलेट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब यूपीआई है, जितना भी पैसे लगे हैं आप इजीली दे सकते हो। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना हम कम कर चुके हैं, तो हमें अपने दिमाग को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, है ना। अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर कोई चीज़ें बहुत आसानी से हो रही हैं, तब भी वी हैव टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हम करते रहें। तो कैलकुलेशन वी आर मिसिंग आउट ऑन दैट। सो लेट्स सॉल्व पजल्स, लेट्स रीड मोर, लेट्स राइट मोर। चैट जीपीटी की हेल्प ज़रूरत पड़े तब लो, बट कीप डूइंग दोज मेंटल एक्सरसाइजेस। डॉक्टर, एक और चीज़ जो डिसऑर्डर है वो बहुत सुनने में आता है, दैट इज़ पार्किंसंस डिजीज़, राइट? आई थिंक 1 crore इंडियंस हैव पार्किंसंस। सो एजुकेट अस ऑन दैट एज़ वेल, व्हाट इज़ इट? जितना एक आम आदमी की तरह मुझे समझ में है, इट्स अ मूवमेंट डिसऑर्डर, बट एजुकेट अस, इन सिंपल टर्म्स कि ये होता क्या है एंड क्या-क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या है ये? सो पार्किंसन डिसीज बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है, इट्स अ मूवमेंट डिसऑर्डर। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे से न्यूक्लियाई होते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है, हुँ, और ये क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट को फाइन ट्यून करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटर कॉर्टेक्स है, फिर फाइट मेटर फाइबर्स हैं, वहाँ से हुँ, सिग्नल जा रहे हैं। तो इन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने का काम रहता है इन छोटे छोटे न्यूक्लियाइज का। ओके, तो जब ये मूवमेंट हमारा मॉड्यूलेट होता है, इसी वजह से हम अपना हाथ पैर का मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। ओके, अगर इनका मॉड्यूलेशन ठीक ना हो तो मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो पार्किंसन डिसीज में डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में अकड़न होने लगती है, रिजिडिटी होने लगती है, कंपन होने लगते हैं यानी कि ट्रेमर्स। मूवमेंट जो है बहुत स्लो हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि पेशेंट की चाल में लड़खड़ाहट हो सकती है, या फिर बैठते उठते वक्त पेशेंट को इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये 4 प्राइमरीली पार्किंसन के लक्षण होते हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड पार्किंसोनिज्म इज़ अ ब्लैंकेट टर्म, इसके मल्टीपल कारण भी रहते हैं। बहुत बार चोट लगने के बाद पेशेंट को पार्किंसन हो जाता है, जिसको हम पंच ड्रंक सिंड्रोम या फिर क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, जो कि बॉक्सर्स में बहुत कॉमन है।
बहुत बार स्ट्रोक के बाद पार्किंसन हो सकता है। या कंकशन जो आप बोल रहे हो बॉक्सेस को उसकी वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल अगर पेशेंट को बार-बार कंकशंस होते हैं, चोट लगते हैं दिमाग के अंदर और ऐसा सालों तक चलता जाता है, तो उसकी वजह से पार्किंसन के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ओके। इसके अलावा पार्किंसन डिसीज़ तो है ही एक कॉमन कारण जिसके अंदर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो धीरे-धीरे काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डोपामाइन की कमी हो जाती है। तो ये भी ओल्ड एज प्रॉब्लम है या किस टाइम शुरू होती है या किसी भी टाइम हो सकती है? यूजुअली पार्किंसोनिज़्म एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है, बट कभी-कभी यंग पेशेंट्स में भी पार्किंसन देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज़। डू यू सी यंग पेशेंट्स विद पार्किंसन? येस, वी सी यंग पेशेंट्स ऑल्सो। बहुत बार जो यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज़ होता है, वो जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक रहेगा, तो वो कम उम्र में प्रेज़ेंट कर सकता है। और क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है? कितना टाइम लगता है या फिर सिर्फ मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक हो जाते हैं? अगेन डिपेंड्स ऑन द कॉज़। ज़्यादातर जो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियाँ होती हैं, उन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम उसके प्रोग्रेशन को धीमा कर सकते हैं और दवाइयों से उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट के सिम्पटम्स बेटर हो जाएँ और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी सके। तो पार्किंसन के ट्रीटमेंट के तौर पर हम पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देते हैं, जो कि डोपामाइन की कमी को पूरा कर दें। सो वी गिव पेशेंट्स लिवोडोपा, जो कि डोपामाइन की कमी को पूरा करती है। या कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि उस मैकेनिज़्म पे काम करती हैं जिसकी वज़ह से डोपामाइन का पोटेंशिएशन हो जाता है। हुँ, और पेशेंट के जो सिम्पटम्स हैं, जो अकड़न है, जो हाथ-पैरों का धीमापन है, जो कंपन है, वो सब ठीक होने लगते हैं। हुँ। पर ये दवाइयाँ यूजुअली लाइफ़ लॉन्ग दी जाती है। ऑप्टिमाइज़ेशन तो चलता ही रहता है दवाइयों का। इसके अलावा एक डीबीएस यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का प्रोसीजर किया जा सकता है, जिसके अंदर वो जो डीप ब्रेन न्यूक्लियाई होते हैं, जिनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रोड से उसको मॉड्यूलेट करते हैं। जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्पटम्स बेटर हो सकते हैं। सो डॉक्टर वी कवर्ड फ्यू मेडिकल कंडीशंस जैसे माइग्रेन बहुत कॉमन, फिर स्ट्रोक्स एंड देन डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जो अभी आपने बताया। नाउ आई वांट टू डिस्कस फ्यू जेनेरिक थिंग्स व्हिच यू कीप टॉकिंग अबाउट। जैसे आप बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे एंड हाउ बिग अ प्रॉब्लम इट हैज़ बिकम। सो कैन यू एजुकेट अस कि ये होता क्या है और इसके लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, एंटीबायोटिक जो है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है। वो हुँ, वायरस हो सकता है, वो हुँ, बैक्टीरिया हो सकता है, हुँ, यूजुअली बैक्टीरियल। हुँ, अब वो बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं जिसको हर एक एंटीबायोटिक टारगेट करती है। वो डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। हुँ, तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, पर्टिकुलर चीज़ को डिसरप्ट कर देगी। ओके, मान लीजिए सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर एक की एंजाइम है, उसको टारगेट किया, तो सेल वॉल बन नहीं पाएगी बैक्टीरिया की, वो डिसरप्ट हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए आपने बाहर से गोलगप्पे खा लिए, हुँ, आपका पेट खराब हो गया, हुँ, ठीक है? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हुँ, आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, हुँ, आपने वो एंटीबायोटिक ली, ठीक है? हुँ, अब एंटीबायोटिक क्या करेगी, आपके शरीर में मौजूद जो बैक्टीरियाज़ होंगे उनको मार देगी, पर वो एक डोज़ में नहीं होगा, ऐसा मल्टीपल डोसेज़ में होगा। तो पहले ही डोज़ में मान लीजिए 70% बैक्टीरियाज़ मर गए। बे सर 70% बैक्टीरिया मतलब हर हर सारे तरह के बैक्टीरिया या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मार रही है वो? तो यूजुअली क्या होता है, ये टारगेट स्पेसिफिक होती हैं, हुँ, है ना? हुँ, तो हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि बैड बैक्टीरियाज़ हैं, हुँ, उनको तो मार देगी, हुँ, गुड बैक्टीरियाज़ को भी मार देती है, उनको भी थोड़ी सफाई कर देगी, ओके, ठीक है। ठीक है? हुँ, अब पहली बार में 70% बैक्टीरिया मर गए पहली डोज़ से, हुँ, आपको लगा अरे वाह! मैं तो ठीक हो गया। आपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं नहीं लिया किया। और छोड़ दिया। हुँ, अब क्या हुआ, जो बचे हुए 30 बैक्टीरिया थे ना, हुँ, जो कि पहली बार में नहीं मरे थे, जो कि सेकंड टाइम में पक्का मर जाते, हुँ, अब उनको पता चल गया कि अच्छा ऐसी एक एजेंट अवेलेबल है जो कि हमारे सेल वॉल में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हुँ, अब उनका जो डीएनए है, वो क्या करेगा, ऐसा एंजाइम बनाने लगेगा कि अगली बार अगर वो एंटीबायोटिक आए तो हुँ, उनको मार ना पाए, ओह! ओके, ठीक है? हुँ, अब पेशेंट को अगली बार जब इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है शायद वो एंटीबायोटिक काम ना करे। हुँ, इसके अलावा अब वो बैक्टीरिया पेशेंट के स्टूल्स से चले जाएँगे, ठीक है? नाले में जाएँगे, नाले से दोबारा मार्केट में आएँगे दूसरे गोलगप्पे में। हुँ, अब वो गोलगप्पा कोई दूसरा बंदा खाएगा, हुँ, उसको अब इन्फेक्शन होगा, लेकिन अब उसके अंदर जो बैक्टीरिया गए हैं, हुँ, वो उस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो चुके रेज़िस्टेंट, हैं। ओके, तो अब आप अगर वो पेशेंट
उस एंटीबायोटिक को लेगा तो वो एंटीबायोटिक इतना इफेक्टिव नहीं होगी, भले ही उस पेशेंट ने खुद कभी एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं किया। इसलिए एंटीबायोटिक का मिसयूज इट्स अ कम्युनिटी प्रॉब्लम। तो अगर आप भले ही एंटीबायोटिक ना खाते हो, पर अगर कोई दूसरा एंटीबायोटिक मिसयूज कर रहा है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर जो है ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज घूम रहे हैं। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मल्टीपल कारणों की वजह से हो सकती है। एक कारण तो हुआ कि आपने पूरी तरीके से डोज नहीं लिया। दूसरा हो सकता है कि आपने ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक ले ली, ज़रूरत ही नहीं थी। लोग क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, विच इज़ अ वायरल डिसीज। उसके लिए आप एंटीबैक्टीरियल ले रहे हो, नो इट विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर। होगा तो साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। एंड खामखा ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से रेसिस्टेंस पैदा हो सकती और जो कोल्ड वायरस का था वो वैसे ही 2-3 दिन में ठीक होना था, वो आप ठीक हुआ। आप सोचे कि एंटीबायोटिक मैंने खाई इससे ठीक हुआ है, एंटीबायोटिक से तो ठीक हुआ नहीं, नुकसान जो आपने किया खुद का भी और कम्युनिटी का भी। है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में अवेलेबल होंगी, लोग अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स लेंगे, ठीक से एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करेंगे, या फिर प्रिस्क्राइब डोज से कम लेंगे, तो इससे रेजिस्टेंस फैल सकती है। एंड नाउ इन द आईसीयू वी आर सीइंग सो मेनी पेशेंट्स कमिंग टू अस विद मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। तो खासकर एल्डरली पेशेंट में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उनको यूटीआई हुआ या फिर निमोनिया हुआ, और वो कॉमन एंटीबायोटिक से अब रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वी हैव टू गिव देम हाईएस्ट ग्रेड एंटीबायोटिक। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी इवेंचुअली काम करना बंद करेंगे, फिर और स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। एम आई राइट इन सेइंग दैट? और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स बनना अब कम हो गए हैं। अच्छा। हमने 50 सालों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए, और एंटीबायोटिक्स ने लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन अब एंटीबायोटिक्स उतने पेस से नए नहीं बन रहे हैं जितनी पेस से पहले बनते थे। तो अब हमारे पास वो जो हमारे पास अस्त्र और शस्त्र हैं एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में, वो कम पड़ रहे हैं और बैक्टीरिया हावी हो रहे हैं। नाउ वी हैव टू रियलाइज दैट वी शुड नॉट मिस यूज द एंटीबायोटिक्स। कहीं देर तो नहीं हो चुकी? देर हो चुकी है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो इकोलाई है वो बहुत कॉमन है। एंड ये आईसीयू के जो इन्फेक्शंस होते हैं दे आर डेडली। डेली पता नहीं कितने पेशेंट्स मर रहे हैं इन सीरियस इन्फेक्शंस की वजह से, जो कि शायद ऐसा नहीं होता अगर एंटीबायोटिक्स का इतना मिसयूज़ नहीं होता। डॉक्टर, मिसयूज़ के से जुड़ा एक और चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई, चैट जीपीटी जो हम यूज़ कर रहे हैं। पहले तो गूगल यूज़ कर लेते थे, कोई सिम्पटम्स थे गूगल यूज़ कर लिए। अब चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर सेल्फ डायग्नोसिंग एंड मे बी सेल्फ डायग्नोज करके केमिस्ट से जाके वो एंटीबायोटिक्स ले ली और रेजिस्टेंस बना रहे हैं। सो this usage of AI or chat GPT by common person for knowing their medical conditions or knowing about any medicine, is it helping you guys on the ground और ये आपकी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है? AI is actually creating more problems for us doctors than before. पहले लोग गूगल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे। अभी चैट जीपीटी पे क्या है, डायग्नोसिस बना लेते हैं अपना। और जब पेशेंट डायग्नोसिस बनाकर आते हैं तो प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ आते हैं। अब पेशेंट को मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हुए, मान लीजिए पेशेंट को सर में दर्द था, दिखाई देने में थोड़ी सी तकलीफ थी, ठीक है। अब पेशेंट ने डायग्नोस किया अपने आप को चैट जीपीटी की हेल्प से, और चैट जीपीटी ने बता दिया कि आपके दिमाग में कोई ट्यूमर है। और सीधा चैट ट्यूमर जीपीटी बता दिया। और चैट जीपीटी ने ये भी बता दिया कि आपको ये भी लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। अब पेशेंट ने सारे लक्षण पढ़ लिए, सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ लिए। अब पेशेंट अपनी खुद की हिस्ट्री भूल चुका है। अब पेशेंट को लगता है कि उसको ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अब डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड। तो ऐसे में क्या है ना कि जो भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे। इन्फॉर्मेशन देने के लिए दे आर वेरी गुड। आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया है, यू कैन टेक देयर हेल्प, है ना। लेकिन अगर आप उसका यूज़ करेंगे खुद को डायग्नोस करने के लिए तो वो ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है कि एआई कैन हेलुसिनेट। केस स्टडी, केस सीरीज, ट्रायल्स को भी हेलुसिनेट कर सकता है। हेलुसिनेट ट्रायल मतलब क्या मतलब है हेलुसिनेट? मतलब कि अगर आप बोलेंगे कि हेलुसिनेशन का मतलब है कि वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देगा
एंड उसका सोर्स भी कोट कर देगा, जबकि ऐसा कोई सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाओ! मतलब कन्विंसिंग इतनी नेक्स्ट लेवल की दैट ही इट कैन प्रोड्यूस द एविडेंस एज़ वेल। एग्जैक्टली। तो एआई कैन हेलुसिनेट। हुँ, दूसरा, एआई सिर्फ आपके हिस्ट्री के बेसिस पर आपको डायग्नोसिस बताएगा, हुँ, लेकिन डॉक्टर आपसे वो हिस्ट्री निकलवाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम पेशेंट आते हैं हमारे पास लिवर डिसीज़ के। हम हुँ, पेशेंट से पूछते हैं, आप शराब पीते हैं? हुँ, पेशेंट कहता है नहीं। हुँ, हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपने ज़िंदगी में कभी शराब पी थी? हाँ, पी थी। कितना फ्रीक्वेंटली पीते थे? कभी-कभी। हफ्ते में कितनी बार पीते थे? 5 बार। हुँ। कब छोड़ी है? 2 दिन पहले। कॉन्टेक्स्ट। है ना? तो क्या एआई इतना डिटेल में सवाल करेगा? नहीं। तो एआई तो सिर्फ इतना पूछेगा, शराब पीते हो कि नहीं? पेशेंट ने बोल दिया नहीं। हुँ, है हुँ, ना? तो इस तरीके से जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझकर रेलेवेंट हिस्ट्री लेगा, और एआई क्या कर सकता है कि इर्रेलेवेंट हिस्ट्री लेकर, ठीक है, पेशेंट को एक ऐसा डायग्नोसिस बता सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है उसके सिनेरियो में, या फिर ऐसा डायग्नोसिस जो कि पेशेंट को और एंशियस कर दे, या फिर ये भी कर सकता है कि मल्टीपल सिम्टम्स लिस्ट आउट कर दे जो कि पेशेंट को हो नहीं रहे हैं, एंड पेशेंट को पढ़ने के बाद वो सारे सिम्टम्स होने लगे, विच इज़ वेरी कॉमन इन हेल्थ एंजाइटी। तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप अपनी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते हैं सिम्टम्स के बारे में, तो आपको वो सिम्टम्स होने लगते हैं एक्चुअल में, जो कि पहले हो नहीं रहे थे। तो आप मतलब सिम्पटम्स मैनिफेस्ट कर लेते हो पढ़-पढ़ के? दीज आर ऑल फंक्शनल सिम्टम्स। तो ये भी बहुत बार होता है। right? इसका मतलब ये नहीं है कि एआई इज कम्प्लीटली यूजलेस। फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो इट इज़ वेरी यूजफुल। हुँ, पहले जिन ट्रायल्स को, केस स्टडीज़ को, गाइडलाइंस को पढ़ने में हमें बहुत वक्त लगता था, हुँ, अब ईजिली हम उनको समराइज कर सकते हैं। हुँ, अगर हमारे पास कोई एटिपिकल केस आता भी है, और अगर मुझे केस रिपोर्ट्स ढूंढने हैं हुँ, उस पेशेंट से लिंक्ड, हुँ। तो मुझको ईजिली वो मिल जाएंगे, पर पहले मुझे बहुत वक्त लगता था। So, जिस चीज़ में मेबी इट यूज्ड टू टेक यू डेज़ इट कैन हैपन इन फ्यू मिनट्स या नाउ। फ्रॉम आवर्स टू मिनट्स। हुँ, तो कम वक्त में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है, एंड वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। हुँ, लेकिन आप उसका यूज़ अगर डायग्नोसिस करने के लिए करेंगे, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। हुँ। बट डॉक्टर Elon Musk once said, like some time back, that studying medicine would be pointless in some time, and you know, AI would do a better job than doctors. टेल मी वन थिंग, एलन मस्क का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी टेस्ला कार में, ठीक है, ही हैज़ फ्रैक्चर्ड हिज लिम्स, Hmm. हेड ट्रॉमा हो गया है। नाउ विच एआई और विच रोबोट इज गोइंग टू ट्रीट हिम? अगर मेडिकल स्कूल नहीं होगा, Hmm. ऑर्थोपेडिशियंस नहीं बनेंगे, ट्रॉमा सर्जन्स नहीं बनेंगे, तो कौन करेगा एलन मस्क का इलाज? पहले लोग कहते थे कि कंप्यूटर आएगा तो सारा का सारा वर्कफोर्स खत्म हो जाएगा, सारे काम कंप्यूटर करेगा। Hmm. आज आप देखिए, Hmm. कंप्यूटर कहाँ है, वर्कफोर्स कहाँ है। तो ये सारी बातें कहने की है। हमें समझना पड़ेगा मेडिकल साइंस इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से वी कैन नाउ डू थिंग्स विच वी वर नॉट एबल टू डू अर्लियर। तो टेक्नोलॉजी इज जस्ट गोइंग टू एड अस, रिप्लेस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे मैंने आपको अपने पेशेंट का एग्जांपल बताया, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी हिस्ट्री हमको खुद डिसेक्ट करनी होती है। Hmm. तो एआई कैसे कर पाएगा वो हिस्ट्री डिसेक्ट? Hmm. हमको बीमारी का कंटेक्स्ट समझना पड़ता है, फैमिली क्या है, कहाँ से वो पेशेंट आ रहा है ना? क्या वो पर्टिकुलर दवाई अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या वो मेडिकेशंस ले सकता है कि नहीं ले सकता है? एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग्स थी, है ना? और हमने इस तरह के केसेस कितने देखे हैं अपनी कम्युनिटी में, तभी हम बता पाएंगे ना कि दिस डायग्नोसिस इज मोर प्रोबेबल। तो वो जजमेंट है, आई थिंक that is still done best by the doctors instead of relying on AI. Am I right in saying? Exactly, AI can build a workflow. Hmm. It can make a doctor's job easier. Hmm. ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स की जो गलती, जो मैनुअली मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको कम कर दें, हमको इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली प्रोवाइड कर दे, ताकि हम पेशेंट का डायग्नोसिस कम समय में बना पाएँ, और वो डायग्नोसिस के टाइम पे जो मिस्टेक्स हो रहे थे वो कम हो जाए, एंड अल्टीमेटली पेशेंट गेट्स द बेनिफिट। लेकिन रिप्लेसमेंट का सवाल पैदा नहीं होता। Safe है मामला. Good. Another question, doctor. ये you keep discussing about generic versus branded medicines. So, of course, generic are cheaper, but are they equally effective as well?
हमें पहले समझना पड़ेगा कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिकेशंस आखिर होती क्या है। जी। ब्रांडेड मेडिकेशंस यानी कि यूजुअली यूएस की कंपनीज ज़्यादातर मॉडर्न मेडिसिन्स बनाती हैं। इंडिया में बहुत ही कम दवाइयाँ ओरिजिनल रिसर्च से बनती हैं। तो दवाइयाँ बनती हैं यूएस में, उनका पेटेंट होता है, उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, फिर वही दवाइयाँ इंडियन कंपनीज बनाने लगती हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर जितनी भी दवाइयाँ मिलती हैं, चाहे वो ब्रांडेड कंपनी बनाए, चाहे वो जेनरिक फार्मेसी स्टोर में मिलने वाली दवाइयाँ, वो सारी होती जेनरिक दवाइयाँ ही हैं। यानी कि सिप्ला, सन फार्मा, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब बनाती जेनरिक मेडिकेशन ही हैं। बट बिकॉज वो बड़ी कंपनीज हैं, वो उसको अच्छे से मार्केट करती हैं। दे ऑल्सो मेक श्योर दैट प्रॉपर प्रोटोकॉल इज फॉलोड एंड फिर वो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ ब्रांडेड जेनरिक्स, और यही कंपनियाँ यूजुअली यूएस में भी जेनरिक मेडिकेशन सप्लाई करती हैं। तो यूएस में जो भी जेनरिक का मार्केट है, यूजुअली इट इज़ मेड अप ऑफ दोज कंपनीज जो कि इंडिया में ब्रांडेड जेनरिक्स बेच रही है। अब यूएस में मल्टीपल स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं, मल्टीपल ट्रायल्स कंडक्टेड हो चुके हैं, और उन्होंने बताया है कि वहाँ की जो ब्रांडेड मेडिकेशंस है और जो जेनरिक मेडिकेशंस है, उनमें एफिकेसी में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। यानी कि उनकी जो जेनरिक मेडिकेशंस है, दे आर नॉट इंफीरियर टू द ओरिजिनल रिसर्च मॉलिक्यूल। ओके। ओके, ओके। बट इंडिया में प्रॉब्लम इज विद द रेगुलेशंस। जेनरिक और ब्रांडेड दवाई को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले उसका कंस्टिट्यूएंट देखेंगे। कंस्टिट्यूएंट के लेवल पर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई ऐसे एजेंट्स तो नहीं है जो कि हार्मफुल हो, या फिर ड्रग का डोसेज वो इम्प्रॉपर हो, फिर उसकी डिजॉल्वेबिलिटी, कितना इजीली वो डिजॉल्व हो रही है, अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, जी। और एब्जॉर्ब होने के बाद उसी तरीके से इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, जो काम उस दवाई को करना था वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अब बहुत सी मेडिकेशंस का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है बहुत नैरो होता है, यानी कि मतलब अगर उसका ड्रग लेवल कम हुआ तो दवाई इफेक्टिव नहीं होगी, और ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी कर देगी। ओके। एग्जाम्पल फेनिटोइन। तो अगर किसी को दौरे की परेशानी है, हम उसको फेनिटोइन देते हैं। अब फेनिटोइन का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है बहुत नैरो है, अगर उसका ड्रग डोसेज थोड़ा सा कम हो जाए तो इफेक्टिव नहीं होगी, दौरा आ सकता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब हमारे देश में दवाइयाँ यूजुअली या तो ब्रांडेड कंपनीज बनाती हैं, जिनका नाम हम सब ने सुना है, जी। और वो दवाइयाँ जो कि यूजुअली बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते भी हैं, हर जगह अवेलेबल भी होती हैं। दूसरी होती है लेसर नोन ब्रांड्स की दवाइयाँ। अब इन ब्रांड्स का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होता है, इनकी अवेलेबिलिटी भी हर जगह नहीं होती है, इनकी एमआरपी ब्रांडेड दवाइयों के बराबर या कभी कभी उससे ज़्यादा भी होती है। अच्छा। ठीक है, और ये वही दवाइयाँ होती हैं जो कभी कभी जेनरिक स्टोर्स में आपको मिलती हैं हैवी डिस्काउंट पर। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एक नेप्रोक्सेन डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन है जो कि हम माइग्रेन में पेशेंट को देते हैं। मैंने अपनी मेट को एक ब्रांड का नाम लिख कर दिया और उसको कहा कि आप ये दवाई ले लो जब भी आपको सर दर्द हो। उसके 10 दवाई के पत्ते का एमआरपी जो है वो 120 रुपये है। अब मेरी मेट फार्मासिस्ट के पास जाती है, फार्मासिस्ट उसको मेरे ब्रांड की जगह एक लेसर नोन ब्रांड की दवाई दे देता है, और उसका एमआरपी 120 नहीं, उससे 30% ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो एक तो वो लेसर नोन ब्रांड है, और दूसरा उसका प्राइस ब्रांडेड दवाई से भी ज़्यादा है। तीसरी होती हैं वो जेनरिक दवाइयाँ जो कि जेनरिक फार्मेसी स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर कि दवाई का ब्रांड नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसका कंस्टिट्यूएंट लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, ठीक है, जेनरिक नाम लिखा है, ब्रांडेड नाम नहीं लिखा है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यू कैन बाय ब्रांडेड मेडिकेशंस, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप जेनरिक फार्मेसी स्टोर से जेनरिक दवाइयाँ खरीद सकते हैं, बट डू नॉट गो फॉर लेसर नॉन ब्रांडेड मेडिकेशंस, क्योंकि एक तरफ तो आपको वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मिलता क्योंकि ब्रांड का नाम आपने सुना नहीं है ना, और उनकी एमआरपी जो है वो बाकी दवाइयों से ज़्यादा है। तो अगर कॉस्ट कंस्ट्रेंट है तो बेटर गो फॉर जेनरिक मेडिकेशन। अब ये बात कहना कि जेनरिक दवाइयाँ इफेक्टिव हैं कि नहीं हैं, हमारे पास इस बात का प्रूफ नहीं है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि जेनरिक दवाइयाँ ले रहे हैं एंड उनका ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल्ड है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि दौरे की मरीज़ हैं, जो कि जेनरिक दवाइयाँ ले रहे हैं, पर उनको दवाई लेते लेते सीजर्स हो गए हैं। फिर जब हमने ब्रांड स्विच किया, उनको एक बेटर ब्रांड की दवाइयाँ दी तो दौरे आने बंद हो गए। तो दोनों ही तरह के केसेस हमारे पास हैं। तो किसी भी तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास करना कि जेनरिक दवाइयाँ काम नहीं करती, दैट इज़ रॉन्ग।
So we have seen generic medications work. However, still there is going to be apprehension क्योंकि हमारे देश में regulations इतने stringent नहीं हैं. तो रिसेंटली कफ सिरप को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पर एक लेसर नोन ब्रांड की कंपनी ने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया था कफ सिरप में, जिससे इतने सारे बच्चों की जान चली गई थी. बहुत सारी काउंटरफीट मेडिकेशंस हमारे देश में मिलती हैं. तो ऐसे में स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस अगर हों तो जेनरिक दवाइयाँ कैन बी एज इफेक्टिव एज ब्रांडेड मेडिकेशंस. इसके अलावा वी नीड गुड क्वालिटी ट्रायल्स बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिकेशंस. शायद उसके बाद हम बेहतर तरीके से बता पाएँ वेदर all generic medications work as effective as branded medications or not. लेकिन हु इज़ मेकिंग द जेनेरिक मेडिसिन्स? उनको भी तो कोई ब्रांड बना रहा है ना? बहुत बार ब्रांडेड कंपनीज जिनकी दवाइयाँ हम यूजुअली खाते हैं वो भी जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं. अच्छा, और वो केमिस्ट के पास मिलती हैं, बट वो जेनेरिक के नाम से मिलेंगी एंड द अदर वुड बी ब्रांड नेम. एग्जैक्टली बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर सेम है. द सेम मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग branded medications and also generic medications and there is a big difference between the two. तो ये भी possibility है. So, doctor, now moving on to next thing. So you are quite vocal on social media, and rightly so, honestly. You talk about medical fraternity. You talk about how media portrays certain cases, pseudoscience, magical treatments. When I was screening your profile before we connected, so what is bothering you? Like, what are the things which are so bothering you today? I think the biggest problem is doctor patient relationship. पेशेंट का विश्वास डॉक्टर्स में और मॉडर्न मेडिसिन में कम होता जा रहा है और ये ना तो डॉक्टर्स के लिए ठीक है और ना ही पेशेंट्स के लिए. मैं आपको समझाता हूँ. मेरे पास एक पेशेंट आए, एपिलेप्सी है पेशेंट को सालों से, दौरे आते हैं. पेशेंट का इलाज एम्स में पीजीआई में चला और पेशेंट के दौरे अच्छे से कंट्रोल्ड थे. स्टिल किसी ने पेशेंट को कहा कि आप ऋषिकेश में जाइए, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है, वहाँ से अपना इलाज कराइए. तो पेशेंट ने उस आयुर्वेदिक क्लिनिक में फ़ोन किया एंड अपनी परेशानी बताई और उन्होंने पार्सल से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनको भेज दी. बिना मिले, बिना डायग्नोस किए, फ़ोन पे ही डायग्नोस किया और भेज भी दिया. वाओ, ओके. फिक्स चार्ज होता है हर एक दवाई का, फिक्स चार्ज होता है हर एक पेशेंट का. तो मंथली बेसिस पे दवाइयाँ भेजते गए. तो पेशेंट के दौरे उन दवाइयों से भी कंट्रोल्ड थे, लेकिन पेशेंट को दवाइयों से टॉक्सिसिटी हो गई. पेशेंट की आवाज़ में लड़खड़ाहट हो गई, चाल में डगमगाहट हो गई और ऐसा होने के बाद उन्होंने वहाँ पे फ़ोन करके बताया. स्टिल उन्होंने वो दवाइयाँ कंटिन्यू की. पेशेंट की परेशानी बढ़ती गई, अल्टीमेटली पेशेंट मेरे पास आए. पेशेंट को देखते से ही मैं समझ गया इट्स अ केस ऑफ एप्टोइन टॉक्सिसिटी. व्हाट्स दैट? तो उसमें पेशेंट को लड़खड़ाहट हो सकती है, बोलने में परेशानी आ सकती है, जो गम्स में कुछ चेंजेस होने लगते हैं. Okay, which is very characteristic finding that we see in patients who have phenytoin toxicity. क्योंकि phenytoin का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है बहुत नैरो होता है. अगर दवाई का लेवल कम रहेगा तो दौरे आ सकते हैं और अगर ज़्यादा रहेगा तो टॉक्सिसिटी हो सकती है. बट द प्रॉब्लम वॉज कि पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिकेशन दी जा रही थी, पर पेशेंट को phenytoin टॉक्सिसिटी आयुर्वेदिक मेडिकेशन से कैसे हो सकती है? पेशेंट उसके अलावा और कोई भी दवाइयाँ नहीं ले रहा था मॉडर्न मेडिसिन की. तो मैंने क्या किया, एक प्रोफाइल कराया पेशेंट का, ब्लड टेस्ट, जिसमें कि सीरम फेनेटोन लेवल्स टेस्ट किए और वो टॉक्सिक रेंज में थे. तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते लेते सीरम फेनेटोन लेवल टॉक्सिक लेवल पर कैसे जा सकता है अगर पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन ले ही नहीं रहा है? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम पे वो यही मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे थे, बट इन अ डोज व्हिच वाज डेंजरस. Exactly. This has been happening for years. It is continuing even right now, and no one has done anything to stop this. Stop that treatment center. Exactly. अभी कुछ टाइम पहले एक बिहार से न्यूज़ आई थी. एक झोला छाप डॉक्टर helping a woman deliver the baby. She expired. The baby thankfully survived, and he was watching a YouTube video and learning how to deliver a baby. कैसे क्या ये क्या है देश में?
It is very common. The practices of quacks is very common in India. They are not just giving you modern medicine treatment, but they are also operating. मतलब BMS और BHMS ग्रेजुएट्स भी सिजेरियन सेक्शंस कर रहे हैं और ऐसे सेंटर्स में कर रहे हैं जहाँ पर कि ना ही कोई प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो होता है और डेफिनेटली व्हेन दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू अ प्रोसीजर. Now obviously when they are not trained to do a particular procedure but somehow they learn it and start doing it, तो कर तो लेते हैं बट किस हालात में करते हैं और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको तो वो रिवर्स नहीं कर सकते. तो ऐसे में वो पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट होते हैं, फिर वो हायर सेंटर में जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है. एंड दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी रैम्पेंट. आप खुद देखिए अपने आसपास कॉलोनी में छोटे मोटे डॉक्टर्स को देखिए, उनकी डिग्री देखिए. बहुत बार तो डिग्री में लिखा होता है MRCP यूके, बहुत बार तो डिग्री में कुछ भी रैंडम स्टफ लिखा होता है. समबडी इज BA इन पॉलिटिकल साइंस एंड स्टिल एडिंग अ डॉक्टर नेम बिफोर हिज क्रेडेंशियल्स एंड अभी शार्क टैंक पे भी तो वो आया था एक केस वेयर द पर्सन वाज सेइंग दैट एरोमा थेरेपी थी शायद, उसमें ही वाज डॉक्टर एंड क्वाइट अच्छी खासी बैशिंग हुई है उसकी. एंड इससे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब हम ये चीज़ एक्सपोज करते हैं लोगों को तो लोगों को इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती. लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि कोई अनट्रेंड आदमी आपको कैसे ट्रीट कर सकता है. उनको ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप आयुर्वेद या होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे आप मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं. और ना ही लोगों को इसमें कोई गलती नज़र आती है. तो यही रीज़न है कि एक तरफ तो ये प्रैक्टिसेस बहुत रैम्पेंट हैं एंड दूसरा उनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो लगातार मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों को इंसाइट करते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो ख़राब होता जा रहा है इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से. तो इट्स क्वाइट आयरनिकल डॉक्टर कि एजुकेशन लेवल इज इम्प्रूविंग, बट फिर भी जितनी ये सूडो साइंस वाली चीज़ें 15, 20, 30, 50 साल पहले थी, उससे ज़्यादा आज है. व्हेन वी हैव मोर इंटरनेट, मोर एजुकेशन, मोर अवेयरनेस, everything more, still people are gravitating towards such things which, like, as the kind of cases you said, ki somebody trying to treat epilepsy with something like that. मेडिकल कंडीशंस को तो कम से कम आपको इस तरह से टच भी नहीं करना चाहिए. आप AI की बात कर रहे थे. अगर आप AI से पूछेंगे कैन हल्दी क्योर कैंसर, वो आपको सही जवाब दे देगा. अगर आप AI से पूछेंगे कैन एल्कलाइन वाटर प्रिवेंट कैंसर, वो आपको सही जवाब दे देगा. सही जवाब मतलब यस बोलेगा, अफर्मेटिव जवाब दे देगा ना. अफर्मेटिव जवाब भी दे देगा, लेकिन क्या आप वो जवाब को मानेंगे? नहीं. तो अगर आप मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब तो आप पूरी रिसर्च करके जा रहे हैं. तब आप अपना डायग्नोसिस बनाते जा रहे हैं. एक-एक चीज़ पूछ रहे हैं एंड अगर डॉक्टर कुछ भी बोल रहा है, उसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं. एप्रिहेंसिव हैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट को लेकर. लेकिन अगर कोई अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ भी रैंडमली बकवास अगर बोल देता है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे हैं. उसको नहीं मान रहे हैं, उस पे इतना होमवर्क करके नहीं जाते. एंड ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट भी कर लेते हैं. Another thing, doctor, which I want to discuss is this obsession with the longevity, right? Although मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 95%, 90% इंडिया, उससे भी ज़्यादा का कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है. ज़्यादातर जो भारतीय हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस, है ना. उनको ईएमआई देनी है, अपनी घर की वो करनी है, ठीक है. कुछ अपर मिडिल क्लास वाले होंगे, वो सोच रहे हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं जिम चला जाऊँ, मैं अच्छी डाइट कर लूँ, मेरी बेसिक हेल्थ ही ठीक हो जाए. वो 1% एलीट है जो सोच रहा है कि मैं लॉन्जेविटी और वो ब्रायन जॉनसन के पॉडकास्ट देख के या उसका कोई प्रोटोकॉल देख के वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि मुझे 10 मिनट सुबह इस एंगल से सनलाइट लेनी है, राइट. सो my personal opinion is, trying to live 150 years or 200 years. Not sure how much it applies to 99.9% of the people. But you being a doctor, what what do you see on the ground? Signs of this longevity. कुछ हो रहा है इसमें substantial, जैसे वो
ज़ोमैटो वाले दीपेंद्र गोयल ही वाज़ वेयरिंग समथिंग, वो भी डिवाइस कुछ ऐसा है कि लॉन्जेविटी से रिलेटेड है। कुछ हो रहा है ग्राउंड पे सब्सटैंशियल या जस्ट यू नो सुपरफिशियल या ऐसे ही है? देखिए, लॉन्जेविटी इज एक्चुअल साइंस, लेकिन व्हाट वी आर सीइंग हियर इज मॉकरी ऑफ साइंस. ओके। Okay, most of these claims are rubbish and they have no proper scientific validation. Okay, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही मरना है. ये यूनिवर्स का लॉ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. जो आया है उसको कभी ना कभी जाना पड़ेगा. हर एक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल डिटरमाइंड होती है. जब वो सेल बनता है उसी वक्त पे तय हो जाता है कि इस सेल ने मैक्सिमम कितना जीना है. कौन तय कर रहा है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है. एक्चुअली जब सेल पैदा होता है ना, तो जो उसका डीएनए है, उसके डीएनए में ही सब कुछ इम्प्रिंट हो जाता है. ओके। उसकी पूरी लाइफ साइकिल, कितने टाइम के बाद जाके सेल ने रेप्लिकेट करना है, कब सेल ने कौन कौन सी प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना है, ओके। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज और फ्रेश बननी है, किस तरीके से सेल का कचरा साफ होगा. ओके। ठीक है. और ये सेल जब रेप्लिकेट होता है और लगातार आगे रेप्लिकेशन की साइकिल चलती जाती चलती आती है, तो वो जो डीएनए है जो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो रहा है, उसमें भी बदलाव होते जाते हैं. हमारे क्रोमोसोम में एक टीलोमर होता है, एंड वो जो टीलोमर रहता है दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एजिंग. अब धीरे धीरे जैसे कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा, वो टीलोमर छोटा होता जाता है. इसके अलावा डीएनए में म्यूटेशंस होने लगते हैं. बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि कैंसर को बढ़ावा दें या फिर कैंसर को प्रिवेंट करने की क्षमता को कम कर दें. ठीक है. तो जितनी बार रेप्लिकेशन होता जाएगा उतनी बार ये बदलाव होते जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब और रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई कैंसर डेवलप हो चुका है रेप्लिकेशन की इस प्रक्रिया में. इसके अलावा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस होता है. कुछ टाइम के बाद वो भी काम करना कम कर देता है. सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, वो प्रोटीन सिंथेसिस भी इम्पेयर्ड होने लगती है वक्त के साथ. धीरे धीरे एबनॉर्मल प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन हो सकता है बॉडी के अंदर. ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं वो भी आगे चलकर एल्जाइमर्स टाइप की बीमारियां पैदा कर सकती हैं. इसके अलावा सेल्स का जो कचरा है वो भी साफ होना चाहिए टाइमली. धीरे धीरे वो जो कचरा साफ होने की जो प्रक्रिया है वो भी कम होती जाती है. तो ये सारी की सारी चीज़ें वक्त के साथ अपने आप कम होती जाती हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब समझ लीजिए आपकी बॉडी जवाब दे चुकी है. यानी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, आपको कभी स्ट्रोक नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, आप एक अच्छी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और 110-120 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते किसी दिन अचानक से, भले ही आप हंसते खेलते हैं, आप सारा काम अपने आप कर रहे हैं, एक दिन अचानक से आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी. हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है आपको स्ट्रोक हो जाए. हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एज के साथ सिर्फ सेलुलर लेवल पर इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, तो ऑर्गन के लेवल पर कितने सारे बदलाव हो रहे होंगे, और एक इंसानी शरीर के अंदर कितने सारे बदलाव हो रहे होंगे. नहीं, सही बात है। मुझे लगता है कि instead of trying to live forever or maybe live till 200 years, how about we just do our best and put science, technology, AI, everything into where जो 50 से लेके 80-90 तक की जो जो लाइफ है, उसको हम क्वालिटी लाइफ बना पाएँ, या 50 से लेके 100 टाइप की जो भी हो, मतलब नेक्स्ट जो जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है, वेयर यू नो वी कैन टेक अवे डिजीजेज फ्रॉम पीपल, क्रॉनिक डिजीजेज, या जो जो आज हमने बात की, डिमेंशिया, अल्जाइमर, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना वो कर सकती हैं, अगर उनका इलाज हम निकाल पाएँ, उनको ना होने दें या उनको जल्दी से ठीक कर पाएँ. जो आपने बोला कि वी कैन just slow down the progress, but we cannot cure them, right? How about we start finding cure for these people, these diseases? That would be a better, use of time, money, resources, rather than trying to live beyond 100 till 150, 200. मैं ऐसे सोचता हूँ, honestly. दिस इज व्हाट हैज ऑल्सो हैपेंड इन लास्ट 50-70 ईयर्स. इंडिया में 1947 तक हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज 32-33 ईयर्स, जो कि बढ़कर आज 72 साल तक पहुंच चुकी है.
50 साल का इजाफा हुआ है ना? यानी कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब 70 साल से ऊपर जी रहे हैं। पहले क्या होता था, सर्वाइवल बायस था, यानी कि कुछ लोग होते थे फैमिली में जो कि 90 साल से ऊपर जी रहे हैं, चाहे वो लोग अल्कोहल भी पीते हों, स्मोकिंग भी करते हों, फिर भी 90 साल से ऊपर जी रहे थे, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड जेनेटिक्स, है ना? तो वो लोग तो जी रहे थे, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें से कितने सारे ऐसे लोग थे जो कि 30 40 50 साल की उम्र में मर जाते थे, जो कि अब नहीं मर रहे हैं, थैंक्स टू द मॉडर्न मेडिसिन, थैंक्स टू वैक्सीनेशन, थैंक्स टू एंटीबायोटिक्स। तो इतने सारे लोग जो कि 70 ईयर्स को क्रॉस कर तो रहे हैं, पर अपने साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस भी साथ लेकर जा रहे हैं। अगर वो लोग अपने एडिक्शंस को कंट्रोल कर सके, अगर टाइमली उनकी बीमारियों को ट्रीट कर सके, तो डेफिनेटली ना सिर्फ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है, बल्कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 72 से 85 तक जा सकती है, 90 तक जा सकती है। तो रादर देन वन पर्सन trying to live for 150 years. So what science can do is making 30 to 40% of elderly population who are currently living between 60 to 70 years of age, making them live up to 80 to 90 years of age. For me, that is going to be longevity. एग्जैक्टली। एक वर्ड आपने यूज़ किया डॉक्टर, एंड आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चन, वैक्सीन्स, राइट? हमने ना कुछ दिन पहले एक रील डाला था HPV वैक्सीन्स पे फॉर सर्वाइकल कैंसर. Although it went viral, and of course it should, but I could see a lot of comments there where people were questioning vaccines, or this doctor is being paid by pharma, और कोविड में देख लिया तुम लोगों ने क्या, एज इफ तुम लोगों मुझे तो वो कमेंट देख के कई बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे बोल रहे हैं कि देख लिया ना, एज इफ कि आई हैव मेड वैक्सीन, मतलब दे टेक दिस थिंग सो पर्सनल, इट इट दे मेक इट यू वर्सेस मी. सो एजुकेट अस, क्या है ये डिबेट, व्हाई आर पीपल सो रेजिस्टिंग वैक्सीन्स, एंड व्हाई शुड दे? मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कोई एक चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट किया है, सबसे ज़्यादा लाखों लोगों की जान बचाई है, वो है वैक्सीन्स। ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से लोग जल्दी मर जाते थे, है ना, वो सारी बीमारियां ख़त्म कर चुकी है वैक्सीन्स। हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो कि 30 साल से 70 साल तक पहुंची है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी चीज़ का है तो वह वैक्सीन्स। तो अगर हम बीमारियां प्रिवेंट कर पा रहे हैं होने से, डिस्पाइट दैट बैक्टीरिया वायरस बीइंग देयर, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है? तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि बीमारी नहीं है, तो फिर हम वैक्सीन्स क्यों ले रहे हैं? लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो बीमारियां कम्युनिटी में मौजूद हैं। जस्ट बिकॉज द होल कम्युनिटी इज टेकिंग वैक्सीन्स, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। तो हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है और उस बैक्टीरिया से एक पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, वो बैक्टीरिया मौजूद है कम्युनिटी में, पर अगर कम्युनिटी के 70 से 80% लोग वैक्सीनेटेड हैं, है ना, तो क्या होगा कि बाकी के जो 10-20% लोग हैं वो भी बचे रहेंगे बीमारी से। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को पोटेंशिएट करती है। कोई भी वायरस पहली बार जब हमारे शरीर में घुसता है, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो होता है, धीमा होता है, जिसकी वजह से वायरस अटैक कर देता है, बीमारी हो जाती है, और बहुत बार बीमारी इतनी घातक होती है कि उससे मौत हो सकती है। जी, पर अगर ऐसा करें, जैसा कोविड था, हाँ? पर अगर व्यक्ति बच गया और वही वायरस दूसरी बार उसके शरीर में एंट्री करता है, तो अब जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसके पास मेमोरी थी प्रीवियस इनकाउंटर की। एंटीबॉडीज उसी को बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो अच्छे से अटैक कर पाएगा, ठीक है, और वो वायरस और बैक्टीरिया को मार गिराएगा। तो वैक्सीन्स में हम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, या तो हम लाइव एटेन्यूएटेड वायरस यूज़ करते हैं जो कि डिसीज कॉज नहीं करता, या फिर वायरस को मार देते हैं, या फिर वायरस का कोई पार्टिकल ले लेते हैं और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है अरे वो वायरस आ गया है, और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे बीमारी तो हुई नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल अंदर गया। अब एक्चुअल में जब वो वायरस अंदर जाएगा, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी होगी। तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद हैं। अब अच्छे से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उस बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट काम कर सकता है, और हम उस बीमारी से प्रोटेक्टेड है। अब देखिए, कम्युनिटी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है, ठीक है।
अगर सभी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं तो बैक्टीरिया या फिर वायरस एक आदमी से दूसरे व्यक्ति तक बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। पर अगर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड हैं उस बैक्टीरिया से या उस वायरस से, वो लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो जो ट्रांसमिशन है ना बैक्टीरिया वायरस का, वो बहुत ही कम हो जाएगा। जब ट्रांसमिशन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो डिसीज़ का स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। वही आप बोल रहे हो, हर्ड इम्यूनिटी। ओके, फेयर इनफ। सो डॉक्टर, इफ इट इज सच अ गुड थिंग एंड इट इज सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, फिर एंटी वैक्सीन वाला सेंटिमेंट क्यों है? वन ऑफ द थिंग बीइंग कि लोगों को बीमारियां दिखाई नहीं दे रही है, तो लोगों को लगता है जब बीमारी है ही नहीं तो हम वैक्सीनेशन क्यों लें। ये तो एक फैक्टर हुआ। दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट। बहुत बड़ा मार्केट है ऑल्टरनेटिव थेरेपी का, जो कि हमेशा वैक्सीन के अगेंस्ट आवाज़ उठाता आया है, बिकॉज दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट फॉर दैट, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है। तीसरी चीज़ जो कहीं ना कहीं रेगुलेशन की कमी भी है। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं, खास करके जब वैक्सीन के ट्रायल कंडक्ट की जाती हैं, जहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अफ्रीका में कुछ वैक्सीन्स के ट्रायल्स हुए हैं, लोगों को पता भी नहीं है। इंडिया में भी ऐसी बहुत एलिगेशंस थी कि एचपीवी वैक्सीन्स के ट्रायल्स किए गए थे, लेकिन पेशेंट्स को भी पता नहीं है। तो देखिए, ये साइंस है एंड इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। तो अगर कोई भी चीज़ ओपेक रहेगी या आप इलीगल ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे, तो लोगों के मन में शक तो उत्पन्न होगा, डिस्ट्रस्ट आएगा। तो अगर डिस्ट्रस्ट एक बार पैदा होता है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिस इन्फॉर्मेशन को फ्यूल अप कर सकता है। और एक और चीज़ है जो कि वैक्सीन एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि नोन एंटिटी है। वैक्सीन जब भी आप लेते हैं तो इम्यून डिसरेगुलेशन हो सकता है, जिससे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। हम लोग बहुत बार न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेस देखते हैं जहाँ पर कि दिमाग में कुछ लीजन्स बन जाते हैं वैक्सीन्स के बाद। कभी कभी वैक्सीन्स के बाद जीबीएस भी हो सकता है। बट देखिए, हमें एक बात समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का रिस्क और बेनिफिट है। कोई भी काम करने का बेनिफिट कितना है और रिस्क कितना है। तो डेफिनेटली देयर आर रिस्क्स। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं, बट द बेनिफिट आउटवेज द रिस्क ऑल टुगेदर। यानी कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा है और ये जानलेवा बीमारियां हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल लोगों में वो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। रेबीज वायरस 100% फेटल है। जिसको रेबीज हो गया वो बच नहीं सकता, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो आप रेबीज से प्रोटेक्टेड हैं। रेबीज का तो अभी काफ़ी केसेस आए हैं पीछे, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला है। हम्म, न- अगर हो गया तो यू वॉन्ट बी सेव्ड, रेबीज। एग्जैक्टली 100% फेटालिटी। मतलब केस रिपोर्ट्स में गिने चुने हैंडफुल कुछ पेशेंट्स हैं जिनको बचा लिया गया है, बट वो पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं। तो बहुत ही अल्ट्रा रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि रेबीज से जान बच जाए। और बहुत ही खतरनाक तरीके से जान जाती है इसमें। एग्जैक्टली हाइड्रोफोबिया हो जाता है, कुछ खाना नहीं निकल सकते, अपन सांस गटकने में भी बहुत तेज पेन होता है। और हम देखते हैं ऐसे पेशेंट्स को, बच्चे आते हैं हमारे पास और उनको देख के इतना बुरा लगता है कि यू कांट डू एनीथिंग एंड वन इंजेक्शन कुड हैव सेव्ड दैट लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन के अगेंस्ट, वो कितना घातक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज वंडरफुल। जिस सटीक तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, दैट वाज अमेजिंग। एंड आई हैव अनदर रिक्वेस्ट टू यू, दैट प्लीज़ कीप डूइंग द वर्क विच यू डूइंग, not in your uh, hospital but outside the hospital, where you are educating people and raising all the good causes, और आप उन चीज़ों के बारे में जो लिख रहे हैं, it is very important for doctors like you to speak up, be on social media, educate us, and then help us kill the misinformation. वो एक है ना कि अंधेरे को उजाला ही मार सकता है, तो वो वाली बात है। जब तक आप लोग एजुकेट करना नहीं शुरू करोगे, आप लोग क्लिनिक्स हॉस्पिटल से बाहर आके सोशल मीडिया पे हमें एजुकेट नहीं करोगे,
pseudoscience, misinformation would travel like anything, and then it is going to harm all of us. So please keep up the good work. Thank you so much. It was great to be a part of this initiative. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई सवाल है कमेंट्स में पूछो, और अगर यूजफुल लगा तो प्लीज अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।